आने वाले दौर में आप राहुल गांधी को कहाँ देखते हैं? राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुझे लगता है कि ये परमानेंट है। कोई ये नहीं परमानेंट नहीं है, ये सदा कोई नहीं रहता है। आपने कांग्रेस को क्यों चुना? कांग्रेस इस वक्त की जरूरत है। परिवार में कोई और भी राजनीति में था? नहीं, ये उन्होंने सेवा की परंपरा को जो है वो हमको बचपन में सिखाया, हम उनको देखते हुए आए। डांग रैली नाम क्यों रखा? मैंने जब ये परमिशन में कहा कि ये डांग रैली है तो प्रशासन ने कहा कि तुम हथियार लेके आओगे शहर में। हथियार नहीं है, ये तो हमारा गहना है, ये तो हमारा आभूषण है। इस देश को बड़े बड़े नेता यूथ कांग्रेस ने दिए हैं। ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। मुझे एक बात और बताइए कि भारत की जो राजनीति है उसमें क्या योगदान रहा? ये लोग भविष्य के इस राजस्थान के निर्माता हैं। सबसे बड़ी खास बात कांग्रेस पार्टी की यही है कि वहाँ आने वाले हर एक युवा को उसकी काबिलियत के अनुसार उसको स्थान दिया जाता है। साहब 200-250 इकट्ठा हो जाए तो बड़ी बात है। ये कल का छोरा है, इसके कहने से लोग आएंगे नहीं। अब संख्या का तो मैं कैसे आकलन कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि 5-7 हजार हो जाएंगे। तो वो जोर जोर से हंसने लगे। अगले 1-1.5 मिनट उनकी हंसी नहीं रुकी। मैंने कहा देखते जाओ आप। हाँ फिर अपन ने ताकत और दोगुनी लगाई जी। दुगनी ताकत लगाई तो साहब ऐसा हुआ कि उस रैली में करीब 8-9 हजार लोग थे। देश आजाद होने के बाद पहली बार 48 गजेटेड ऑफिसर बने, मैंने फर्स्ट ग्रेड अधिकारी बने। क्या बात है? मेरे को रात को पीएम से फोन आ गया, बोले हुजूर कांपते कांपते बात कर, बोले कुर्ते पजामे सिलवाए हुए हैं, क्या आदेश? कल सुबह राजधानी बना लो और उनको मुख्यमंत्री की शपथ दी। क्या गजेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? कई युवा कार्यकर्ताओं से मिलते हो जो आपके विपक्ष में भी होते हैं, क्या बातें होती हैं? तो ये जो नुकसान है ना, ये हम सबका, ना भाजपा वाला बचेगा ना कांग्रेस वाला बचेगा। कोई नहीं बचेगा। तो उसके बाद जैसलमेर को त्याग दिया और पारंपरिक जो रबारी लोग हैं वो आज भी जैसलमेर की जो सीमा थी उस सीमा में पानी नहीं गिरता। ओहो, आज भी मतलब क्यों हुआ था ये, कुछ अगर बताना चाहें तो? जो जंगल थे, जो गोचर थी, उस पर तारबंदियाँ खींची जाती है। कहते हैं कि आज के बाद रबारी यहाँ दिखा तो शॉट मारेंगे, डंडे मारेंगे। अभी अगर मैं बात पूछूं आपको, ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा। बीजेपी के 4 अच्छे काम हैं। कोई तोड़ नहीं। ठीक काम बताया आपने। वाकई मैं एप्रिशिएट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राव और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल प्रकाश राव द रियल टॉक में। आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक युवा नेता, एक समाज सेवक, यूथ कांग्रेस से गणेश जी देवासी। स्वागत करता हूं मैं इनका हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया सर, बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं, आप कैसे? सर एकदम बढ़िया। कैसा लगा आपको हमारे स्टूडियो में आके? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं हमारी बातों की। जी, श्री गणेश। तो सबसे पहला जो सवाल जी, जो मेरा ये है कि आपने कांग्रेस को क्यों चुना? कांग्रेस इस वक्त की जरूरत है। इस देश में जहां संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का दमन हो रहा है, ओबीसी, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोगों के हकों पर तलवारें चल रही है, पूंजीपतियों को और ज़्यादा पूंजीपति बनाने के लिए काम जब ये सरकार कर रही है, तब कांग्रेस ज़रूरत है। इस देश को कांग्रेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगती है। तो आपने जब ये सोचा कि मुझे राजनीति में जाना है तो आपके सामने और भी बहुत सारे पहलू आए होंगे। आपने किस तरीके से निर्णय लिया इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के मैं लिए? वैचारिक रूप से सदैव फासिस्ट ताकतों के खिलाफ रहा हूँ। जी मुझे ये जो कट्टरवाद और जो ये दक्षिणपंथ की राजनीति है, जी उस राजनीति से कभी मेरा सगफ नहीं रहा। जी। तो सदैव ही कांग्रेस मेरे पसंदीदा पार्टीज में रही। उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी जो लिगेसी है उसने सदैव मुझे आकर्षित किया। जी। तो मेरे लिए कोई ऑप्शन जैसी बात नहीं थी कभी। आपका शुरुआती जीवन अगर मैं बात करूं तो कैसा रहा? शुरुआती जीवन एक सामान्य जैसा बचपन होता है वैसा बचपन रहा मेरा। मेरे ग्रैंडफादर जोधपुर में सेटल थे, रेलवे में 4th ग्रेड पे नौकरी करते थे और परिवार सन 1963 में जोधपुर आ गया था रहने को। लगातार गांव आना जाना भी रहा, गांव से कभी टूटे नहीं, पर यहाँ स्थायी पता भी हुआ करता था। तो सामान्य स्कूलिंग हुई, फिर धंधे में पड़ गए और छोटे मोटे व्यवसाय किए, कामकाज किए और चला रहे हैं सतत। आम साधारण जो बचपन होता है वैसा ही बचपन बीता मेरा। परिवार में कोई और भी राजनीति में था? नहीं, परिवार में कोई सक्रिय राजनीति में कभी नहीं रहा। सोशली मेरे दादा को बहुत ये था, उन्होंने अपने जीवन काल में, पहले के ज़माने में सर प्रकाश जी ऐसा हुआ करता था कि मेरे गांव के आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं, तो
बहुत बड़ी आबादियाँ थी। पहले हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, शिक्षा की फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। सन 63 में जब मेरे दादा जी। जोधपुर आए तो मेरे गांव के बहुत कम घर जोधपुर में हुआ करते थे। मेरे समाज के बहुत कम लोगों के घर जोधपुर, कम नहीं मतलब बिल्कुल थे ही नहीं जैसी स्थिति थी। तो उस दौर में मेरे दादा ने एक संकल्प लिया। वो हर रोज़ ड्यूटी जाते वक्त हॉस्पिटल मथुरा दास माथुर, उमेद अस्पताल और टीबी का एक अस्पताल था जिसको जी, अपन चीरगढ़ चीरगढ़, कहते हैं, चेस्ट जी। हॉस्पिटल। उस सब अस्पताल में हमेशा उनका एक रूटीन चक्कर था। आते वक्त जाते थे, देखते थे, एक एक वार्ड को संभालते थे कि कोई वार्ड में अपना परिचित तो नहीं है, क्या बात है। किसी जाति का, किसी धर्म का, बस उनका परिचित होना चाहिए। और जी। उससे पूछते थे कि भाई तुम क्या, तुम्हें खाने की कमी है, तुम्हें डॉक्टर की कमी पेशी आ रही है, क्या मदद कर सकता हूँ। जी। तो ये उन्होंने सेवा की परंपरा को जो है वो हमको बचपन में सिखाया, हम उनको देखते हुए आए। मैंने देखा है अपने जीवन काल के 2003 में मेरे दादा रिटायर्ड हुए तो मैं देखता था उनको बचपन काल में कि वो 2 टिफिन लेके जाते थे। जी। अक्सर वो 2 टिफिन लेके जाते थे। एक टिफिन तो वो अपना लेके जाते थे, एक उस व्यक्ति का लेके जाते थे जो परिचित होता था, हॉस्पिटल में किसी काम से आया हुआ है, उसका कोई रिलेटिव भर्ती है। जी। तो ये जो हमारे जो संस्कारों में मेरे परिवार के जो गुण मुझे मिले हैं और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा सेवा का भाव मुझे लग रहा है वहीं से आया हूँ। है। बिल्कुल, मैंने दादा को अपने बचपन में देखा और वो मेरे आदर्श रहे। क्या बात है सर। आप यूथ कांग्रेस से आते हो, जी। यूथ कांग्रेस की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में कुछ बताइए। यूथ कांग्रेस की शुरुआत आज़ादी के बाद 1960 के करीब हुई और प्रिय रंजन जी पहले अध्यक्ष हुए। उसके बाद संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी और बाद में अलग अलग लोग उसके मोर्चे को संभालते रहे। जी। यूथ कांग्रेस दरअसल इस भारत में आप प्रकाश जी देखेंगे कि पिछले 5-1 साल पहले कोविड की महामारी आई। जी। कोविड जहाँ मौत बरसा रहा था और भारत के बड़े बड़े शहरों में लाशें और शमशान घाट भरे हुए थे, मौत तांडव कर रही थी। जी। उस दौर में एक नाम उभर कर इतना बड़ा आया जिसको ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना गया। जी। पूरे देश ने कहा कि ये ऑक्सीजन मैन है। उसने 1000 से अधिक लोगों की टीम पूरे भारत में खड़ी करी। किसी भी पेशेंट को प्लाज्मा चाहिए तो वो उपलब्ध करवाते, किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए तो वो उपलब्ध करवा दे। रेमडेसिविर नामक एक दवा का बहुत चर्चा उस जमाने में हुआ तो उसकी बात करी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे बीवी श्रीनिवासन जी। वो व्यक्ति और उनकी पूरी टीम ने, यूथ कांग्रेस की टीम ने उनके नेतृत्व में ऐसा आयाम खड़ा किया। जी। सच्चे व्यक्ति की या सच्चे संगठन की या अच्छे संगठन की परख कब होती है? सही कठिन बात है, समय में। कठिन समय में। सही है। और वो कठिन समय था जो हमने दशकों बाद देखा था, जी। सदियों बाद देखा था। उस कठिन समय में यूथ कांग्रेस और हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो थे उन्होंने मोर्चा संभाला जी। और इस देश को राहत दी। क्या जो बात। सिस्टम नहीं कर पाया उस अकेले व्यक्ति ने किया। तो ये काम है यूथ कांग्रेस का। तो मुझे एक बात और बताइए कि भारत की जो राजनीति है उसमें क्या योगदान रहा, भारत की राजनीति, मैंने ये कितना बड़ा आयाम दिया, उदाहरण इसके दिया। अलावा और कुछ ऐसी चीजें जो इसके अलावा इस देश में जो फासिस्ट ताकतें इतने समय से जो जी। अपने फन फैलाने की कोशिशें कर रही है, यूथ कांग्रेस अग्रिम संगठन है कांग्रेस पार्टी का, जो इस सब मोर्चों को सड़कों से लगाकर सदन तक लड़ता है। जी। इस देश को बड़े बड़े नेता यूथ कांग्रेस ने दिए हैं। क्या ये बात नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये संघर्ष करने का, संघर्ष सिखाने की फैक्ट्री है यूथ जी। कांग्रेस। तो यूथ कांग्रेस का आदर जो है पूरे देश में, मान सम्मान जो इस वजह से भी बढ़ा हुआ है, इस वजह से भी ज़्यादा है कि यूथ कांग्रेस का जो लड़ाका है वो किसी वर्ग के साथ, किसी जाति के साथ, किसी दबे कुचले व्यक्ति के साथ खड़ा हो गया तो वो उसको पार करेगा। जी। ये छवि है देश में। तो यूथ कांग्रेस का जो चुनाव प्रक्रिया रहती है वो कैसे रहती है? ये चुनाव प्रक्रिया, मोबाइल में एक ऐप आता है जी। यूथ कांग्रेस का, उस ऐप के जरिए वोटिंग होती है। कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी हमारे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं जी। तो प्रदेश के चुनाव में कोई भी 18 बरस से लगाकर 35 बरस तक की आयु का कोई भी राजस्थान का नागरिक वोट कर सकता है। और बहुत आसान है, उसकी वोटर आईडी कार्ड अपलोड होगी और उसको सदस्यता लेनी होगी और सदस्यता के बाद वो 6 लोगों को वोट कर सकता है। एक व्यक्ति 6 लोगों को वोट कर ओके। सकता है। ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष, जी। ये 6 लोगों को वोट कर सकता है। तो अभी आप प्रदेश महासचिव के पद के लिए, मैं प्रदेश महासचिव के लिए इस बार लड़ रहा हूँ। इसके बारे में कुछ बताइए। प्रदेश महासचिव के लिए मैं, दरअसल ये है कि मेरे कांग्रेस, मेरी जो ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइनिंग है वो मेरी 2023 है। जी। मैंने गहलोत साहब और डोटासरा जी से मिलकर कांग्रेस ज्वाइन करी और ज्वाइन करने के बाद लगातार पार्टी के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो, जालोर सुरई, वैभव जी जब चुनाव लड़ रहे थे,
जोधपुर में लूणी और मेरे शेरगढ़ विधानसभा में अन्य अन्य जगहों पे जब जब पार्टी ने जो भी दायित्व दिया या मेरे सीनियर लोगों ने मुझसे कहा तो मैं उपलब्ध हुआ। तो ये मेरा सांगठनिक और दूसरा जो है उसमें महासचिव वाली जो पोस्ट है, मुझे लगता है कि इस पे रहकर मैं कुछ ढंग से अपनी बात को, पार्टी की विचारधारा को, पार्टी को मजबूती देने के लिए कार्य कर सकता हूँ, इसीलिए महासचिव को चुना। इसका कोई टाइम पीरियड रहता है क्या कि अगर आप इतने टाइम पहले से अगर जुड़े हुए हो यूथ कांग्रेस से तभी ही आप ये प्रदेश पद अध्यक्ष के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए बाकायदा प्रोफॉर्मल लिस्ट आती है, उसकी प्रोफाइल देखी जाती है, केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है कि भाई कौन लड़ सकता है, किस किस को लड़ने की सहूलत है। अभी अगर बात करूं मैं युवा नेताओं की, तो अभिषेक चौधरी जैसे युवा नेता काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं जी, और काफ़ी नाम भी है उनका कांग्रेस में। बिल्कुल। उनके बारे में आपका क्या विचार है? अभिषेक जी बहुत जाबाज लड़ाके हैं। अभिषेक जी की एक अलग छवि है, उनका अलग हो रहा है। न केवल अभिषेक जी, अनिल जी चोपड़ा, अभिषेक जी, राजकुमार पारसवाल जी और तमाम वो लोग, जी ये लोग भविष्य के इस राजस्थान के निर्माता हैं। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि आधुनिक राजस्थान रचने का जो काम मिलेगा इन्हीं लोगों के जिम्मे आएगा। जिस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, सड़क से लेकर सारी चीज़ें, इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, तमाम जो युवाओं के मुद्दे होते हैं उस पर लड़ते हैं जाबाजी से डट के। विनोद जाखड़ जी को आप देखिए, यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बने, उसके बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बने, आज विनोद जाखड़ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, और केरल जैसी जगह में जाके पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी खास बात कांग्रेस पार्टी की यही है कि वहाँ आने वाले हर एक युवा को उसकी काबिलियत के अनुसार उसको स्थान दिया जाता है। जी, ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है, राइट। ये बड़ी बात, ये सारे हमारे भविष्य के नेता हैं। देवासी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से आप आते हो, मोस्टली वो कम्युनिटी प्रो बीजेपी मानी जाती है, लेकिन आपने कांग्रेस को चुना। ऐसा नहीं है कि प्रो बीजेपी है। अब ये आप इन 1-2 दशक को छोड़ दो तो उससे पूर्व में अधिकाधिक मैंने मेरे बड़े लोग के फोटो देखे हैं इंदिरा गांधी के साथ। जी, बूटा सिंह के ज़माने में देवासी बहुतायत थी, जालोर सुरई में निवास करता है। बूटा सिंह के ज़माने में बूटा सिंह जी को लाखों वोटों से जीता के भेजा करते थे। और बूटा सिंह जी अक्सर रबारियों के खेतों में, रबारियों की डाणियों में, रबारियों के घरों में रुका करते थे अरे वाह, और बड़ा आत्मीय लगाव था। इंदिरा गांधी को दुर्गा कहने वाले ये लोग हैं, उस तरीके से मानते थे। मेरे परिवार के लोग बात करते हैं कि हमारे गांव में सन फला में इंदिरा गांधी आई थी और हम सब लोग देखने गए थे। और बहुत मेरा तो मरुस्थल का गांव है जी, दौरे हैं मेरे गांव में, तो बात करते हैं कि फला दौरा के पास हमने बड़ी सभा देखी, इंदिरा गांधी को देखी। ऐसा नहीं है कि ये प्रो बीजेपी, ऐसा परसेप्शन गढ़ा गया है। जी। अभी गांव की बात करी आपने, तो कौन सा गांव है आपका? मूलतः हम लोग क्या है कि सिवाना के पास हमारा गांव होता है, जी। गोलिया, पीपलून गोलिया। जी, मैं हमारे ये यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है और सिवाना का और गोलिया का, ललदेश्वर का बहुत अलग महत्व भी है। जी, रियासत काल के दौरान हमारे बुजुर्गों को वहाँ से यहाँ अभी जो हाल में जो गांव है उस गांव में हमारे बुजुर्गों को भेजा गया कणवार करने के लिए, मतलब टैक्स वसूली के लिए, ओके, उस रियासत काल के दौरान। जी, तो एक परिवार वहाँ रहा, एक भाई का परिवार वहाँ रहा, एक भाई का परिवार यहाँ आ गया, तो वो यही होके बस गए। फिर वापस आना जाना रहा, लेकिन बस यही गए। जमीन थी, जगह थी, सारी चीजें थी, हाईवे के किनारे गाँव था। आज़ादी के बाद से वो यही सेटल हो गए। तो मेरा गाँव डांडड़ियाँ है जी, बाड़ेसर के पास। कई रैलियां और कई ऐसे समाज के बड़े काम आपने किए हैं, उसमें एक डांग रैली करके एक नाम आता है। उसकी क्या जरूरत थी करने की? डांग रैली उस वक्त करी थी कि उस वक्त वो दौर था तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी भाजपा की। जी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और ऐसा वसुंधरा जी के बारे में कहा जाता था कि वसुंधरा जी के कैबिनेट के मंत्री यूं बंगले के बाहर यूं लाइन में खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे, मैडम मिलती नहीं है। तो वो दौर था। और उस दौर में क्या हुआ कि सरकार की लापरवाही की वजह से सरकार ने हमको एक रिजर्वेशन दिया 5%, जो उनका पहले कमिटमेंट था, जी, 5% दिया और वो स्टे हो गया। अब स्टे किन ताकतों ने करवाया उस पर बाद में आएंगे, लेकिन स्टे हो गया सरकार की लापरवाही की वजह से कि उन्होंने कोर्ट में पैरवी नहीं करी। स्टे होने के बाद उधर पूर्वी राजस्थान में कर्नल साहब लगे हुए थे और मैं कर्नल साहब के संपर्क में आ गया था। जी, कर्नल साहब का मेरे जीवन पर अच्छा प्रभाव रहा और कर्नल साहब के संपर्क में आने के बाद कर्नल साहब ने मुझे कहा कि पश्चिम का मोर्चा तेरे को संभालना है। वाह, मैं बहुत अदना सा छोटा सा था उस वक्त और आप देखिए 2016 30 दिसंबर की बात है। तो मैंने कहा हुजूर मैं बिल्कुल आपका जो आदेश मैं करूँगा। किरोड़ी सिंह जी बेसला की बात कर रहे कर्नल हैं साहब, यहाँ एक हॉस्टल है हमारे समाज का राई का बाग में। जी, तो उस हॉस्टल में मैंने कुछ 20-25-50 लोगों को फ़ोन किया, मुश्किल से 4 लोग आए।
जी ये है शुरुआत की बात बता रहा हूँ। 4 लोग आए, बात करी, मैंने कहा देखो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, कर्नल साहब का आदेश है और मेरे को ऐसा करना है। बोले आप कौन, हाँ आपके कहने से कौन आएगा, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, क्या हो जाएगा, 50 तरह के सवाल थे। मतलब आप देखो कि मेरे परिवार के लोगों के भी सवाल थे, जी है ना, मेरे अपने जो आपके आसपास होते हैं वही आपकी वो कहते हैं ठीक है जो भी होगा अपन करेंगे। फिर जब मैं खुलकर आ गया कि भाई मुझे ये करना है, तो अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, उनको कहा कि भाई अब इस मोर्चे को संभालना है। 10-20 लोग इकट्ठा हुए जी हर जगह। मतलब 20 दिन पहले हमने ये तय किया था और 20 दिन बाद हमको रैली करनी थी, जी तो हम हर जगह गए, जहाँ भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ जाके बैठ गए। कहीं हमारा कोई संपर्क है, 20 दोस्त थे, 15 दोस्त थे, तो उन 15 दोस्तों में सब जगह सोर्सेज है देवासियों में, सही है। तो सबको फ़ोन करके बोले साहब आपके गाँव आना है, मीटिंग करनी है, डांग रैली करनी है। जी वो प्रचार की वो सामग्री वामग्री कर दी, छपवा दी, कर दी, जी। गाड़ियाँ लेके दौड़े और सब जगह जाके बड़ी मार्मिक अपील करी कि देखो मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करी है, दोबारा मैं वापस नहीं आऊँगा। अगर सही आपने बात। मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं किया तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। और ये मेरे हिस्से की लड़ाई नहीं, ये हम सबके हिस्से की लड़ाई है, सही बात है। जिसका मोर्चा आपने मेरे को दे दिया है और मैंने ले लिया है। हम्म अब आप इसको पार करोगे तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं थक जाऊंगा। क्योंकि देखो मेरे परिवार में मेरे लोग जो हैं वो मुझे गालियां देते हैं, वो कहते हैं कि तेरा क्या काम है, तू क्यों कर रहा है ये। तो वो सब चीज़ें हुई और मैं जब परमिशन लेने गया डीसीपी के पास, तो डीसीपी ने मेरे को कहा, डीसीपी के पास एक हमारे यहीं के लोकल एक बड़ी जाति के व्यक्ति थे, सीआई थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि देवासी कितने इकट्ठे होंगे। मैंने कहा साहब अब संख्या का तो मैं कैसे आकलन कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि 5-7 हज़ार हो जाएंगे। तो वो जोर जोर से हंसने लगे, अगले 1-1.5 मिनट उनकी हंसी नहीं रुकी। फिर मेरे को बोला कि साहब, वो उसने बोला कि क्या रहे हंस क्यों रहे हो, या डीसीपी ने बोला कि हंस क्यों रहे हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब 200-250 इकट्ठा हो जाए तो बड़ी बात है, ये कल का छोरा है, इसके कहने से लोग आएंगे नहीं। और देवासी तो बहुत ज्यादा परंपरागत है, वो तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जंगल के जीव हैं, हाँ, उनको उनका क्या मतलब नहीं मतलब है कि शहर से, हाँ, क्या क्या मतलब है, वो तो सही बात समझते ही है। नहीं, आरक्षण से बहुत सारी चीजें। हाँ मैंने कहा देखते जाओ आप। हाँ फिर अपन ने ताकत और दोगुनी लगाई, जी दुगनी ताकत लगाई, तो साहब ऐसा हुआ कि उस रैली में करीब करीब 8-9 हज़ार लोग थे। जी और मैंने जब रूट जो बनाया, उन्होंने मेरे को डीसीपी ऑफिस में स्टाफ ने हंसते हुए मेरे को कहा क्या मूर्ख आदमी, रैली करनी थी तो छोटी सी जगह लेता, तू मेडिकल कॉलेज चौराहे से लेके आ रहा है कलेक्ट्री तक, हाँ ये कलेक्ट्री और मेडिकल कॉलेज चौराहे का रास्ता है 8 किलोमीटर का, जी थक जाएंगे। मैंने कहा थकेंगे नहीं साहब, वो तो रोज 10-15 वो 20 रोज घूमने का रोज नाम है उनका। 50-100 किलोमीटर तो पैदल घूमने वाले लोग हैं, तो वो कैसे थक जाएंगे। हाँ। बोले ठीक है आने वाले नहीं। फिर वो संख्या और जो मेरी अपील थी वो पहुंची, और सोशल मीडिया उस वक्त थोड़ा थोड़ा कम था, आ रहा आ गया था तो मतलब। उसका हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज जी। किया। फिर लोग आए और आप इत्तेफाक देखिए कि उसी वो इसलिए भी ज़रूरी था कि उसमें एक हमारे जीवन में, मतलब मेरे देखने में और इस देवासी समाज के वजूद में आने के बाद और देश आज़ाद होने के बाद पहली बार 48 गजेटेड ऑफिसर बने, मैंने फर्स्ट ग्रेड अधिकारी बने। क्या बात। फर्स्ट ग्रेड अधिकारी का मतलब ये है, आप ये देखो साहब कि मुझे याद है मैं मेरे दादाजी के साथ एक बार हरिद्वार गया सन 2002 में, जी बहुत छोटा रहूँगा मैं उसको 5-4 साल का। तो एक फौजी साहब मिले थे हमें ट्रेन में, उन फौजी साहब ने मेरे को बोला कि तू क्या बनेगा बड़ा होकर, तो मैंने कहा भाई मैं फ़ौजी बनूंगा। तो मेरे दादा बोले कि नहीं साहब, और गजिस्ट्रेड ऑफिसर बनी। अब वो मेरे मन में ये कि मैं गजिस्ट्रेड ऑफिसर क्या होता है, हाँ पता भी तो नहीं। पता भी नहीं। फिर धीरे धीरे चीज़ें उसमें, लेकिन जब ये 48 गजिस्ट्रेड ऑफिसर बने ना, तो मेरे और वो स्टे आने की वजह से ये हुआ कि उनके सबके नौकरी पे तलवार लटक गई कि अब ये स्टे आ गया है, गवर्नमेंट ने आपकी पैरवी ढंग से नहीं करी, हाईकोर्ट ने, और माननीय हाईकोर्ट ने आपका ये डिसीजन दे दिया है कि भाई ये 48 लड़कों को हटाओ। उन 48 लोगों ने, अब आप कल्पना करो उस वक्त ये कितना पीड़ादायक विषय था। आप जब आपने सवाल किया कि भाई डांग रैली क्यों जरूरत पड़ी, तो उन 48 लोगों ने जिन्होंने नौकरी का खुशी मना ली, उन्होंने जश्न मना लिया, उनके परिवार में बच्चे खुश हो गए, उनके माँ बाप खुश हो गए, उन्होंने जागरण करवाई कि भाई भगवान ने बढ़िया कर दिया, नौकरी लगा दी। पहली बार देवासियों में एक साथ 48 लड़के क्या बात गजिस्ट्रेड ऑफिसर बने। और तो मैंने कहा ये तो मैं कतई नहीं होने दूंगा, और मैं लड़ा भिड़ा, समाज के वरिष्ठ नेताओं से लड़ा। समाज के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आप कानून बताओ कैसे करोगे आप ये। मैंने कहा कानून आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली 2013 में वसुंधरा जी ने, और स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में कहा मैडम ने, वसुंधरा जी ने घोषणा पत्र में कहा कि मैं एमबीसी को 5% रिजर्वेशन दूंगी, उसके लिए विधेयक लेके आऊंगी। तो मैंने कहा जब सोचना चाहिए था ना, तब ये आप कानून की बात आज कर रहे हो, और आप मुझ जैसे अदने से बालक से पूछ रहे हो कि कानून क्या होता है, कैसे लाओगे कैसे। तो मैंने कहा वो आपकी, मेरी चिंता नहीं है, आपकी चिंता है, क्योंकि आपने लिख के दिया है। और फिर
लाए और हुआ। फिर स्टे तो खैर हट गया था, रिजर्वेशन वसुंधरा जी ने ढंग से दिया नहीं। फिर जॉब मिली उनको जॉब ना? मिली, बिल्कुल बाकायदा मिली। वो तो अभी सारे लोग अलग-अलग जगहों पे पोस्टेड है। सारे लोग टच में हैं। क्या बात है। मेरे बारे में यही एक है कि सारे जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं वो गणेश का दिल से सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, हर बात को लेकर वो कहते हैं, जितनी भी बार मिलते हैं बहुत ऊर्जा देते हैं, वो बहुत ऊर्जा देते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ही मतलब नहीं, बहुत अच्छी बात है ना सर, आप संभावनाशील उनके व्यक्ति, लिए लड़े जिन्होंने अपनी संभावना- मेहनत से एक हाँ, मेहनत से नौकरी हासिल की। और बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान वो लोग देते हैं। मुझसे उम्र में बड़े हैं कहीं, तो जी। कहीं के तो मतलब ऐसी स्थिति थी कि मतलब LIC का धंधा किया 5 साल 10 साल, और ये रिजर्वेशन के बाद उनकी संभावना तलाशी उन्होंने, और उन्होंने मेहनत करी 6 महीने 8 महीने 2 साल खपके, और मेहनत करने के बाद जब वो सर्विस में लग गए तो उनके लिए तो बड़ी बात है कि यार जिस व्यक्ति ने 10 साल LIC या प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, उसने दर दर की ठोकरें खाई, संघर्ष किया अपने बच्चों को पालने के लिए, उसके बड़े बड़े बच्चे, वैसे लोग सर फर्स्ट ग्रेड अधिकारी बने, फर्स्ट ग्रेड टीचर बने, व्याख्याता हुए। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और वो आज भी मेरा मान सम्मान करते हैं। आपकी जो ये आपने बात की, उसी से एक सवाल, डांग रैली नाम क्यों रखा आपने? हाँ, डांग रैली का रखने का ये था कि देखो, रबारी को अगर आपको, जैसे किसी भी शहरी व्यक्ति को या जो गांव देहात से आया है, शहर में बस गया है, उसको पूछो कि भाई रबारी या देवासी, तो उसके दिमाग में सीधे सीधे आएगी तस्वीर के एक लाल साफा पहना हुआ कोई भेड़ चराने वाला, एक लंबी कद काठी का व्यक्ति, और हाथ में एक डांग ली हुई, गेड़ी ली हुई, लकड़ी ली हुई, तो वो डांग हमारी पहचान थी। तो मैंने जब ये परमिशन में कहा कि ये डांग रैली है रमडांग, तो प्रशासन ने कहा कि तुम हथियार लेके आओगे शहर में। अरे मैंने कहा सर आप हथियार नहीं है, ये तो हमारा गहना है, ये तो हमारा आभूषण है जी, ये तो हमारी वेशभूषा का पहचान है। तो आप वो कोई शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, जैसे RSS लेके घूमता है वैसे नहीं घूमेंगे, ये तो हमारा आभूषण, हम तो जन्म जात है, मतलब वो वाली बात है। तो इस तरीके से इसका डांग रैली नाम रखने का सोचा। और मेरे साहित्य ने मुझे बहुत मदद करी है, साहित्य से जुड़ाव ने मुझे बहुत मदद करी। हाँ, वो साहित्य वाले कुछ सवालों पे भी हम आएंगे। चोपड़ा कमीशन ने ही सिफारिश करी थी ये 5% जो 5 वर्ग जो बनाया जी, मैडम के दौर में चोपड़ा कमीशन बना, और इसने ये सिफारिश करी कि भाई ये कैसा वर्ग बना के, तो वैसा 2008 में एक आंदोलन हुआ था जी, जो काफी फेमस हुआ था। उसमें आपकी क्या भूमिका मेरी थी? नई भूमिका थी उसमें। मैं तो बच्चा था, मेरा पदार्पण नहीं हुआ उस वक्त, तो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं था, उम्र में भी बहुत छोटा था, शायद स्कूल में था मैं जी। किरोड़ी सिंह जी बेसला आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? बहुत ज़्यादा। उस व्यक्ति ने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं कहाँ पश्चिमी राजस्थान का, सुदूर मारवाड़ का, रेतीले धोरों में रहने वाला, तपती रेत में, वो कहाँ कर्नल जैसा व्यक्ति, और मेरी उम्र में उनकी उम्र में करीब 60 साल का गैप था जी। उस व्यक्ति ने जो मुझे जो हौसला दिया, जो ताकत दी, जो मुझे आत्मविश्वास दिया, मैं यकीन, माँ बाप के बाद या परिवार के बाद अगर किसी भी एक व्यक्ति के प्रति जो भाव है, जो आत्मा से इज्जत है जी, भगवान उनको स्वर्ग में स्थान दिया है, वो या नहीं हमारे बीच में, लेकिन उस व्यक्ति की मैं जितनी तारीफ करूं मैं कभी नहीं भुला सकता उस व्यक्ति को। राहुल गांधी के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? क्या युवाओं को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं, युवाओं को प्रभावित करते हैं। राहुल गांधी के बारे में जो पेड मीडिया ने जो छवि को जो धूमिल करने का कोशिश बहुत दशकों तक हुआ, और इसका एक ठोस रीज़न मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी हमेशा से पूंजीवादियों के खिलाफ रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा से शोषित की, पीड़ित की, पिछड़े तबके की बात करते हैं। शुरू से आप 2004 से उठा के देख लो, आप जब से उनका पदार्पण हुआ राजनीति में, उन्होंने कभी भी एक स्टेटमेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रकाश जी आपको, एक स्टेटमेंट इस भारत की राजनीति में पत्रकारिता जगत का कोई भी व्यक्ति या राजनीति जगत का कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे कि राहुल गांधी ने तब कुछ कहा था और अब कुछ कहा है। वो व्यक्ति टिल डेट से अपनी बात पे अडिग था। स्वीकार्यता नहीं मिली, उसका रीजन है कि पेड मीडिया ने छवि धूमिल करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए और पूंजीपतियों ने खर्च करवाए, बाकी लोगों ने, राजनीतिक ताकतों ने, फासिस्ट ताकतों ने खर्च करवाए, लेकिन वो व्यक्ति अपनी बात पे अटल रहा। आज उसकी बात जब अक्सर सही हो रही है, उन्होंने GST के बारे में कहा, वो बात सही हुई, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बारे में कहा, वो बात सही हुई, उन्होंने कोविड के बारे में जो बातें करी वो बातें सही हुई। 50 तरह की चीजें हैं जो सत्य हुई है, और वो तब लोगों को ये लगा कि नहीं यार राहुल गांधी ये क्या बात कर रहे हैं जी। लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि अरे वाह यार उस दिन राहुल गांधी ने ये बात करी। तो मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के प्रति
लोगों का नहीं, युवाओं का, लोगों का, दलितों, सब लोगों का, हर वर्ग का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है जी। और ये बढ़ता ही रहेगा। आप देखिए ये आप समझ लीजिए कि ये अब एक नया दौर आने वाला है, एक नया सूर्योदय होने वाला है। आने वाले दौर में आप राहुल गांधी को कहाँ देखते हैं? राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जी। ये श्योर है। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावेदार तो फिलहाल है ही वो, जी, क्या आने वाले चुनावों में या आने वाले समय में क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती क्या है? जी। कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती ये है कि इस राजस्थान में हमारे आदरणीय सचिन जी दावेदार हैं, या सचिन जी को लोग मानते हैं, जी। ठीक है, डोटासरा जी को मानते हैं, टीकाराम जी जूली को मानते हैं, अशोक चांद्रा जी को मानते हैं। मतलब मैं आपको एक दर्जन नेता गिना सकता हूँ कि इस कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती, इस कांग्रेस पार्टी की मजबूती इसी बात में है कि हमारे पास 12 दर्जन लोग, मतलब 1 दर्जन लोग हैं जो दावेदार है मुख्यमंत्री के, और मुख्यमंत्री के मतलब संभावनाशील लोग हैं जिनमें लोग संभावनाएं तलाशते हैं। बीजेपी के पास क्या है सर? भजन लाल। कल्पना करिए ना आप, ये तो भाई कल्पना कैसे करेंगे आप? सही बात है। लीडरशिप की ये तो कल्पना होती है। डोटासरा जी संभावनाशील, ताकतवर, सबसे मजबूत विपक्ष में, मतलब जो आवाज बने हैं, उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। अशोक चांदना जी को आप ले लो, युवा नेता हैं, युवाओं में जो पकड़ है, स्पोर्ट्स को लेकर उन्होंने जो क्रांतिकारी काम किए हैं, अपने इलाके में जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने रोजगार के द्वार खोले, 50 चीजें ऐसी है, संभावना है नेताओं में। अशोक जी एक अनुभवी नेता है, फिर भी कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में अभी नहीं टिक पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कांग्रेस ने जो वेलफेयर के काम किए, अशोक गहलोत जो है वो बहुत मजे हुए और गांधीयन नेता है जी। गांधी की पॉलिसी पे चलने वाले लोग। अशोक जी गहलोत साहब ने जो काम इस स्टेट में करने थे वो इतने ऐतिहासिक तरीके से किए, इतने बढ़िया काम किए कि विपक्ष को भी मजबूरन, मतलब आप कोविड के समय देखो कि प्राइम मिनिस्टर की चौतरफा आलोचना हो रही है और वो प्राइम मिनिस्टर अशोक गहलोत जी की तारीफ कर रहा है। सही बात है। करनी पड़ी, मजबूरन करनी पड़ी, कोई खुशी से नहीं करता है कोई अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी का, उन्हें करनी पड़ी क्योंकि अशोक गहलोत का वाकई काम बहुत बेहतरीन था। तो अशोक गहलोत वैसे नेता है, लेकिन अशोक गहलोत उन नेताओं में से नहीं है जो प्रोपेगेंडा फैलाते हो, उन नेताओं में से नहीं है जो बनावटी प्रचार करते हो, उन नेताओं में से नहीं है जो अपना प्रचार और अपनी पीआर इस तरीके से करते हो कि वो फिर चक्का चौंध करते हैं, वैसा नहीं करते। अशोक गहलोत खाटी नेता है, अशोक गहलोत परंपरागत नेता है और गांधी के वो सबसे बड़े फॉलोवर हैं। गांधी का एक अक्ष उनमें नजर आता है सदैव जी। तो वो गांधीयन जो आदमी है वो सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन जिया, ये ऐसे नहीं करेगा कि कुछ भी आपने रच दिया, कोई ये कर दिया, कोई ये खेल कर दिया, जातियों को लड़ा दिया, धर्मों को लड़ा दिया, वैसा काम गहलोत नहीं करते। जोधपुर के लिए तो गहलोत साहब एक तरीके से बहुत अच्छा काम किए हैं। आज भी मैं एक युवा होने के नाते में मैं देखता हूँ तो जो जोधपुर का जो विकास हुआ है, जो बाहर से कॉलेजेस आई है, हॉस्पिटल्स आए हैं, वो अशोक जी नहीं होते तो शायद नहीं आती। हमारा तो मोह है जोधपुर के प्रति। हम जोधपुर में जाए जन्मे लोग, जोधपुर में बसना, मतलब जोधपुर में ही, जोधपुर छोड़ना नहीं चाह रहे। बाकी आप अभी कोटा जाओगे ना जी, अरे भाई साहब क्या कमाल कोटा को किया है। आप जयपुर जाओगे ना, क्या काम किए हेल्थ सेक्टर में, पर्यटन वाली इंडस्ट्री में, 50 चीजें जो है उन्होंने करी है अभी नहीं, सब शहरों के लिए। गहलोत साहब पूरे राजस्थान को अपना मानते हैं जी। अगर आपको राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से किसी एक के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? देखो साहब, मैं कांग्रेस के जो ट्रू कांग्रेसी कार्यकर्ता है ना, वो विचार का कार्यकर्ता है जी। और कांग्रेस एक परिवार है जो विचारधारा पे काम करता है। राहुल गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सारे लोग एक ही विचार पे काम कर रहे हैं और मैं उस विचार के साथ हूँ, तो मैं तीनों के साथ हूँ। अगर आपकी पर्सनल चॉइस अगर मैं बोलूं कि आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कि आपको लगता है ना कि नहीं यार इनकी छवि, इनकी पर्सनैलिटी या इनकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है? किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को ऐसे, जब आपने जो बात की है, तो पहले क्या देखते हैं कि भाई इनका पास्ट कैसा रहा है, या मतलब इन्हें जो सत्ता मिली, काम किया, काम में क्या क्या उपलब्धियाँ। तो मैं राजस्थान का नागरिक होने के नाते, जोधपुर का होने के नाते, मेरे को गहलोत साहब से एक अलग लगाव है जी। मतलब जाहिर सी बात है सब नेताओं से मेरा लगाव है, बट गहलोत साहब से मेरा लगाव है जी। आपके हिसाब से युवा नेताओं को सबसे बड़ी समस्या क्या झेलनी पड़ती है अगर वो राजनीति में आना चाहे तो? देखो, राजनीति में अगर कोई कैरियर के रूप में उसको अपनाना चाह रहा है, जैसे मान लो कि
पैसा, सपोर्ट या सिस्टम, या क्या चीज ऐसी उनको? नहीं, मैं आपकी बात पे आता हूँ। ये बहुत व्यापक सवाल है। ये व्यापक सवाल इसलिए भी है कि राजनीति को आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। राजनीति में आप किसी पद को प्राप्त करने के लिए, या आप कोई लाभ के पद पे पहुंचने के लिए, या आप किस भाव से आ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे भाव के साथ आ रहे हो, अगर आप सेवा के भाव से आ रहे हो, अगर आप निस्वार्थ भाव से आ रहे हो, उसमें जिसमें व्यक्तिगत कोई फायदा आपका समाहित नहीं है, तब आपके लिए राजनीति बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। अगर आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं लेकर आ रहे हो, जी, आप अभूतपूर्व जो है उसमें जो है सपने पाल कर आप आ रहे हो उसमें, तो जाहिर सी बात है कि आपको निराशा हाथ लगेगी, आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। अन्यथा राजनीति ऐसा काम है कि घर फूंक तमाशा देख। तो आपका मतलब ये हो गया कि अगर कोई युवा नेता जुड़ना चाहता है और वो सेवा के भाव से जुड़ता है, एग्जैक्टली, तो उसको कभी तकलीफ नहीं उसको आएगी। आत्मा से ये लगाव है, भाव है कि उसको सेवा करनी है, सोसाइटी को देना है, समाज को देना है, देश को कुछ देना है, तो उसको राजनीति में आना चाहिए। आप एक नेता होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। लेखन में आपकी सोच और आपकी राजनीति, ये दोनों कैसे मेल खाती है? देखिए, लेखन का, मेरा लेखन कोई, मैं जब आपने मुझे लेखक कहा तो मैं कहीं थोड़ा सा नर्वस भी हुआ कि लेखक एक बहुत बड़ी बात है। जी। लेखक हुए हैं प्रेमचंद जी, लेखक हुए हैं हमारे राजस्थान के विजयदान जी देथा, लेखक हुए हैं चरण सिंह जी पथिक, हमारे हाल ही के वर्षों में लेखक हैं। जी, एक हमारे बाड़मेर के लेखक हैं किशोर चौधरी जी। जी, तो लेखक ये लोग हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। मतलब, और मैं ये दावा करने जैसी क्षमता नहीं रखता कि मैं लेखक हूँ। हाँ, 4 लाइनें लिखने से, कहानी लिखने से, 2 कविताएं लिखने से, या कविता नुमा लिखने से, कहानी नुमा लिखने से कोई लेखक कवि नहीं हो जाता। फिर भी मैं उस पूरे सर्किल के आसपास विचरण करता रहता हूँ, जी, इसलिए आप मुझे ये तोहमत दे सकते हो, मैं ले भी लूँगा। मैंने जो अब तक जो रचनाएं लिखी है, जो कहीं शाया नहीं हुई है, मैंने गांव को, देहात को, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनको, या जो संक्रमण काल में जो समस्याएं इधर से उधर आ रही है, मैंने एक कहानी लिखी बहुत पहले, और मेरे बहुत सारे दोस्त मैंने वो कहानी उनको पढ़ाई भी। वो कहानी हमारी सोसाइटी और मारवाड़ के कुछ समाजों की एक भीतर की एक परंपरा है जिसको नाता कहते हैं। नाता, शादी के बाद जो शादी जब टूट जाती तो दूसरी वापस जगह हाँ, कहीं भेजने का, ये लड़की को लेकर होता है। तो नाता परंपरा पे एक कहानी लिखी है जो करीब 7-8 हज़ार शब्दों की कहानी है। जी, क्या बात है। तो वो कहानी लिखते वक्त मेरी आंख में आंसू था। 4 बजकर कुछ मिनट का समय था सुबह का, और मैं उसको ख़त्म कर रहा था। मेरे नीचे मेरी टेबल पे पड़ा हुआ पन्ना पूरा गीला था, और वो मैंने लिखी। अब वो मैं खुद मक्कारी में, या पता नहीं आप कह दो कुछ भी, मैं उसको अभी तक कहीं शाया नहीं करवा पाया, कहीं हाँ, मैं पब्लिश वही नहीं पूछने करवाया। वाला था कि आपने उसको और कहीं पब्लिश किया मेरे है? को कई बार ऐसा लगता है, एक भाव मेरे भीतर बैठा हुआ है कि यार इतनी सारी चीज़ें लोगों ने रची है, लिखी है, इतने महान लोग, कवि लोग हुए हैं, लेखक लोग हुए हैं, तो ठीक है, अभी कभी अगर ऐसा समय मिलेगा। मेरे दोस्तों का बहुत दबाव मेरे पे रहता है, मेरे परिवार में मेरी जो बहनें हैं उनका दबाव रहता है कि इनको पब्लिश हो जाना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है अगर ये पब्लिश होती है तो। कोशिश करते हैं कि जल्दी, एक किताब की शक्ल तो मेरे पास है जी, पर उसको पब्लिश कब होना है, कब होगी, वो समय तो अगर आप ये इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, जी। तो अटल जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अटल जी बहुत महान नेता थे, अटल जी के प्रति सम्मान है, जी, पूरा सम्मान। अटल जी वो आदमी थे जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये कभी प्रधानमंत्री बनेगा। और जब वो प्रधानमंत्री बने थे, किस्सा बड़ा मशहूर है उनके बारे में। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो दूसरी विचारधारा के जब लोग आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कि भाई अब तो ये सत्ता के गलियारे हमारे परमानेंट हो गए, जो पिछले वाले थे वो चले गए, तो पार्लियामेंट की लॉन में या उनके ऑफिस में कहीं एक जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत पुरानी तस्वीर लगी हुआ करती थी। जी, तो वो तस्वीर उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी आज ऑफिस आ रहे हैं, तो वो तस्वीर किसी ने हटवा दी। अटल जी आए तो देखा कि अरे आज तस्वीर गायब है, तो उन्होंने बुलाया पूरे स्टाफ को, बोले यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर थी, किसने हटाई? कैसा आप फलाने ने हटाई, किसी ने कहा फलाने ने हटाई, किसी ने कहा तुरंत प्रभाव से वापस लगाई जाए। जी, क्या बात है। तो वो व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी जी, कोई ऐसी बात जो उनकी आपको याद आती है? नहीं, कोई वाक्या? एक वाक्य ये था कि उनके फैसले कैसे होते थे अक्सर अटल जी के। एक वाक्य ये है कि एक राम प्रसाद गुप्त जी करके एक मुख्यमंत्री रहे यूपी के। जी, तो यूपी में एक वो दौर था जब 2-3 नेताओं में आपस में टसल हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। तो अटल जी ने मीसा के दौरान जो जेल काटी थी, उस जेल के दौरान एक बीजेपी का कार्यकर्ता इनके साथ जेल में बैरक में रहा।
तो जब बैरक में रहा तो उसने जाहिर सी बात है कि अपने सीनियर नेता की सेवा करी होगी। जी। तो उसके बाद उसको टिकट दिया, एक बार एमएलए बनाया, फिर वो हार गया, दो बार हार गया, फिर वो रिटायर्ड जैसा हो गया, घर बैठ गया। तो लड़ाई चल रही थी ये कि भाई अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अटल जी ने बुलाया लाल कृष्ण आडवाणी जी को। आडवाणी जी को बोला कि भाई एक वो गुप्त था, वो क्या कर रहा है आजकल। तो बोले साहब वो गुप्त तो क्या है, 2 बार हार गया और अब वो घर बैठा है, तो बोले उसको फ़ोन लगाओ। तो उसको लगाया पीएमओ से फ़ोन, तो पता चला कि साहब वो फ़ोन तो डेड है, बंद है, बिल नहीं भरने की वजह से भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड ने काट दिया कनेक्शन उसका। तो बोले डीएम को फ़ोन लगाओ। तो उसके डीएम, उस जिले के डीएम को फ़ोन लगाया, बोले जिला अधिकारी जी पीएमओ साहब से, मतलब पीएमओ से साहब से बात होगी। तो बोले बात करवाओ। बोले साहब ऐसा है, तुरंत प्रभाव से गाड़ी भेजो राम प्रसाद गुप्त के यहाँ, राम प्रसाद गुप्त को उठा कर लाओ, कहो कि तुम्हें पीएमओ से बात करनी है, फ़ोन आया तुम्हारे लिए। तो वो रात को गाड़ी उनके घर गई और बरसात की रात थी, रात को गाड़ी घर गई, उनको उठाया, वो सकपका गए, डर गए, मैंने कौन सी खता कर दी, कौन सी भूल कर दी कि मेरे को रात को पीएमओ से फ़ोन आ गया। बोले हुजूर कांपते कांपते बात करने। बोले साहब मैं क्या, बोले कुर्ते पजामे सिलवाए हुए हैं। बोले सर क्या आदेश, कल सुबह राजधानी पधारो। क्या बात है। और उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई, वो लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री। तो बहुत वैसे उनके निर्णय हुआ वो करते थे। निर्णय आज का जो दौर है, आज अभी मैं 5-4 दिन पहले उनका एक भाषण सुन रहा था इसराइल के बारे में, और ये जो पूरा क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है उसके बारे में उनके आप विचार देखो। ये लोग, ये विचारधारा के लोग नहीं है जो आज जो लोग सत्ता में सत्ताधीश हैं। एक शेर है बहुत बड़े शायर का कि अहले जुनू इधर भी सर बदलते रहते हैं, उधर भी पत्थर बदलते रहते हैं, ये हुकूमत, ये दबदबा, ये नशा, ये दौलत, सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। क्या तो बात है। इनको पता नहीं है कि ये इनको लगता है कि ये परमानेंट है। कोई ये नहीं परमानेंट नहीं है, ये सदा कोई नहीं रहता यहाँ। तो अटल जी जैसा व्यक्ति जो विचार का पक्का आदमी था, उसने क्या बात कही, कितनी शानदार बातें कही। उसने ये कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम रिश्तेदार बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। उन्होंने अपने आस पड़ोस में मजबूत रिश्ते रखे जी। उन्होंने किसी बड़ी ताकत की चापलूसी नहीं करी। उन्होंने नेहरू की पॉलिसी जो थी, नेहरू जी की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी पे चले जी। विदेश नीति पे चले। तो उनके दौर में भी देश ठीक काम तो अभी जो विदेश नीति चल रही है वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं महादेव बचाए, ईश्वर मालिक है, मैं बता रहा हूँ साहब, बाकी तो जानकार लोग बताएंगे, लेकिन हल्की फुल्की जानकारियाँ ढंग के सोर्सेज से हम तक भी आती है, हम भी पढ़ते लिखते हैं, तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा महसूस होती है। और मैं जो भाजपा से या जो बहुत सारे दलों से इत्तेफाकी रखते हैं, मुझे उनसे कोई वो नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा उनसे कहना है कि भाई जानकारियाँ जुटाओ, और जानकारियाँ उन सूत्रों से जुटाओ, उन जगहों से जुटाओ वो वाकई न्यूट्रल हो, वो वाकई निष्पक्ष हो। तुम प्रो बीजेपी वाले चैनल, तुम प्रो बीजेपी वाले सारे न्यूज़पेपर्स, वो सारी चीज़ें मत पढ़ो। तुम वो चीज़ें पढ़ो जो असल में है, जो सत्य है। आज 95-96 रुपये डॉलर चला गया है, रुपया लुढ़क गया है। क्या स्थिति कर दी इस देश की, क्या विदेश नीति है, क्या अर्थव्यवस्था की नीति है, कुछ भी नहीं है। कोई लोग बोल नहीं रहे। मुझे याद है इसी नई सड़क के चौराहे पे ये लोग गैस की टंकियां लेके बैठ जाते थे, मात्र 30 रुपये 20 रुपये बढ़ जाने पर, डॉलर बढ़ जाने पर। ये आज कहाँ गए सारे लोग। जी। देश की चिंता उस वक्त थी आपको, और अब आपके देश की चिंता नहीं है। मनमोहन जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। आप कल्पना करिए ना सर, किसी व्यक्ति के बारे में बहुत निजी तरीके से बहुत वाहियात बातें कही। उन्हें, मुझे याद है कि उन्हें एक जगह कहा गया कि आपके बारे में तो फला नेता ने कहा है कि आप तो मौनी बाबा हैं। मीम्स बनाए गए थे उनको। महान नेता मनमोहन सिंह जी ने कहा, महान अर्थशास्त्री, कि विश्व में जब मर रहा था, विश्व आत्महत्या कर रहे थे अमेरिका में हजारों लोग साल के, उस दौर में इस देश को बचाया, इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया। और मनमोहन जी ने जवाब दिया। मनमोहन जी ने कहा कि मेरी खामोशी का जवाब इतिहास देगा। मैं आज 12-13 साल 14 साल बाद याद कर रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त बहुत गहरी बात कह दी थी। सही बात। आज पीड़ा महसूस होती है। बात ये नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, न समझी गई बात तो नुकसान हम सबका है, न तेरा है न मेरा, हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। तो ये जो नुकसान है ना, ये हम सबका है। न भाजपा वाला बचेगा, न कांग्रेस वाला बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मुल्क है तो हम है। अभी जैसे किताब की बात कर रहे थे हम, तो कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे बहुत सारी किताबें पसंद है। अभी हाल ही के दिनों में जो किताब, अपनी शर्तों पे एक किताब है शरद पवार की। जी। अपने महाराष्ट्र के नेता हैं शरद जी पवार। शरद पवार की जो किताब है उसमें उन्होंने अपनी जीवन यात्रा लिखी है। जी। तो ये किताब इन दिनों जो मैंने पढ़ी है। और बाकी मेरी ऑल टाइम फेवरेट किताब
गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी ने अपनी जीवनी बहुत ईमानदारी से और इतना साहस कर पाना अपने आप में बड़ी बात है। युवाओं के लिए अगर कोई किताब आप सजेस्ट करना चाहे कि उनको पढ़नी चाहिए? राजनीति में आने के लिए अगर कोई व्यक्ति सोचता है और तो ये शरद जी वाली किताब बहुत बढ़िया किताब है। अगर नॉर्मली अपने जीवन को अगर राजनीति में नहीं आना चाहता है, देखो और मेरी वो बहुत अगर- सारी किताब, एक किताब मेरी पसंदीदा किताब है जो मैं अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। मैं करीब 30 से ज़्यादा प्रतियां मैंने तोहफे में दी है लोगों को। जी तो वो किताब है, हमारे प्रेमचंद जी एक बहुत बड़े राइटर हुए। जी, बहुत बहुत बड़ा। प्रेमचंद जी ने उसका संपादन किया है और किताब है पिता के पुत्री के नाम पत्र। हमारे देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, जब वो बाल्यकाल में थी, 5 साल की 7 साल की रही होगी, जब वो बोर्डिंग में थी, जी उस दौर में उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखे ओके। और जो बेटी के साथ उन्होंने संवाद किया, उस बेटी को जो फलक दिया है, जो नज़र दी है दुनिया को देखने की, गैलेक्सी को समझने की, धर्म को समझने की, इतिहास को समझने की, क्या किस तरीके से समझाओगे। इतनी प्यारा और इतने शानदार पत्र हैं वो सारे, और उन पत्रों का संकलन और उनका अनुवाद किया है प्रेमचंद जी ने। तो बहुत प्यारी किताब है। अपने बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि 8वीं 10वीं पढ़ने वाले, 7वीं 8वीं बच्चे जो है ना, बाल्यकाल वाले, उन सब बच्चों को ये किताब पढ़नी चाहिए। हर एक व्यक्ति का जीवन में एक गुरु होता है, एक आदर्श होता है। आपके गुरु कौन रहे? गुरु किसी को मान पाना थोड़ा सा कठिन है, बट मुझे कर्नल साहब ने बहुत प्रभावित किया। उनकी जीवन यात्रा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। कर्नल साहब की अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वो बहुत सीधा देखते थे, उनको कभी दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है वो बहुत लंबा हासिल किया। और गहलोत साहब को लेकर मैं हमेशा, मुझे लगता है कि मुझे अगर कभी जीवन में कहीं अगर ये कहना पड़ेगा तो मैं ये कहूँगा कि मैं स्कूल ऑफ अशोक गहलोत स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ। आपको शायरी और इन सारी चीज़ों का तो शौक है ही है। जी। हमारे दर्शकों के लिए कुछ अगर आप लिखी होगी आपने, आपके नहीं, जो मैंने दिल नहीं के बड़ी लिखी- करीब हो? मैंने नहीं लिखी है। एक शायर है अमन अक्षर, हिंदी के बड़े अच्छे गीतकार हैं। जी तो उनकी गीत की 2 पंक्तियां हैं। जी तोड़कर कोई मालक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। क्या बात है। तो बहुत सारे। अभी जैसे आपने एक उर्दू का शब्द बीच में डाला, तो मुझे लगता है आपकी उर्दू भी काफ़ी अच्छी होगी। उर्दू तो लोक भाषा है, हमारे भारत की भाषा है। जी उर्दू को ना समझ लोग हैं वे लोग जिन्होंने उर्दू को मुस्लिम इस्लाम से जोड़ा। इस्लाम से जोड़ दिया। उर्दू भारत की भाषा है। जी। जिस तरीके से हमारी राजस्थानी है वैसे ही उर्दू है भारत की। अब इसका जन्म यहाँ हुआ, जी और आप देखो कि उर्दू कहाँ अरब में बोली जाती है? नहीं बोली जाती। उर्दू कहाँ बोली जाती है? जी उर्दू हमारे इस रीजन में बोली जाती है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बस इसी एरिया में बोली इसी एरिया में बोली जाती है। अफगानिस्तान, ये हम सब एक ही, वो जो पूरा एक ही था पूरा जी। एक ही था। तो वो भारत की भाषा है, यही पैदा हुई ये भाषा, और बहुत सारी भाषाओं के मिश्रण से बनी हुई भाषा। दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा मैं इसको कहता हूँ। प्यारी भाषा है, बहुत आदर वाली भाषा मुझे लगता है। बहुत एहतराम वाली भाषा। बहुत अगर बात करते हुए किसी को सुनते हैं तो ऐसा बहुत प्यारी भाषा है। उसके जो लफ्ज है बहुत प्यारे लफ्ज। जी। राहुल गांधी जी को लेके काफी लोग मजाक उड़ाते हैं बहुत। आप उनके बारे में, अगर जो लोग ऐसी चीजें करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे दया आती है उन पर, तरस आता है जी मुझे, रियली तरस आता है मेरे को। देखो, मैं मतलब ये कहता हूँ कि जीवन में लोग जो मूर्ख बने हैं ना इस दौर में, वैसे शायद कभी नहीं बने। तो और सोशल मीडिया नया था जब ये सारी चीज़ें घट रही थी, और उस सोशल मीडिया का जो बेजा उपयोग किया है इन लोगों ने, जी बीजेपी वालों ने, और जो डेंट करना था इन्होंने बहुत डेंट किया। लेकिन राहुल गांधी चट्टान की तरह खड़ा रहा, चट्टान की तरह खड़ा रहा। आज लोग लोहा मान रहे हैं उसका। अभी अगर मैं बात पूछूं आपको, ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा। बीजेपी के 4 अच्छे काम अगर आप बताना चाहो, क्योंकि देखो आप एक विपक्षी नेता हैं, नहीं, तो मुझे लगता है मुश्किल होगा थोड़ा। नहीं, क्यों मुश्किल होगा? बहुत आसान सवाल पूछा आपने। देखो, बीजेपी के 4 अच्छे काम मैं बताऊं। झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। जो काम नहीं करे उसकी पैकेजिंग करने में इनका कोई सानी नहीं है। पिछली सरकारों का जो किया हुआ काम है उसका उद्घाटन करने में इनका कोई सानी नहीं है, ठीक है। और कितना भी कीचड़ से भरा हुआ, कितना भी दागदार सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहा हुआ आदमी भ्रष्टाचारी, आप एक यकीन करेंगे, आपने पिछले दिनों एक किस्सा सुना होगा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। एक व्यक्ति ने अन्य सरकार में रहते हुए जंगल के जंगल बर्बाद कर दिए। बाद में उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी की सरकार बन गई,
और बीजेपी ने उसको वन मंत्री बना दिया। मुझे पता है आप किसकी बात तो कर रहे हैं। ये काम आप देखो, आप अब ये काम आप देखो, इन कामों में तो बीजेपी का कोई मतलब कोई सानी नहीं है, क्या बात है, कोई तोड़ नहीं ठीक काम बताया आपने। नहीं, वाकई मैं अप्रिशिएट। अगर आपको कभी राहुल गांधी जी से सीधे मिलने का मौका मिले जी, तो आप उनसे डायरेक्ट कौन से मुद्दे पर बात करना चाहेंगे? मैं उनसे बात करना चाहूँगा, ओबीसी की जो कुछ कास्टें हैं उनके हक, उनके अधिकार, उनको सोसाइटी में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जो कामगार जातियां रही एक ज़माने में, उन कामगार जातियों को ओबीसी में तो ला लिया, लेकिन ओबीसी में और बड़ी जातियां थी, इस वजह से ओबीसी का जो फायदा उनको होना चाहिए था उन तक नहीं पहुंचा। तो अब एक दौर ऐसा आ गया कि उनके बारे में चिंता करनी चाहिए। और हालांकि राहुल गांधी जी ओबीसी की बहुत चिंता करते हैं और वो उस पर बात कर रहे हैं लगातार, और मुझे भरोसा है जब भी मुझे अगर कभी मिलने का उनसे अवसर मिलेगा तो मैं इस ओबीसी वाले मुद्दे पे बात करूंगा। जी, मारवाड़ की या राजस्थान की बोल लूँ, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जोधपुर की राजनीति, उस राजनीति को आप कैसे समझते हैं? क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? मारवाड़ की राजनीति बहुत प्यारी राजनीति रही है, क्योंकि मारवाड़ की राजनीति में आप बहुत लंबा इतिहास देखो कि परशुराम मदेरणा, खेत सिंह जी, राम सिंह बिश्नोई, आपके अशोक गहलोत जी और मान सिंह देवड़ा जी, बहुत सारे नेता मारवाड़ की राजनीति में रहे हैं और वो बहुत परिपक्व नेता थे उस दौर में एक दूसरे से। और राम सिंह जी के और तमाम लोगों के किस्से जो लोग बुजुर्ग लोग सुनाते हैं ना, कि वो कहते हैं कि वो दौर अलग था जी। वो दौर ये था कि वो कलेक्टर को खड़े हुए को जोर लगा के कह देते थे कि हे फला आदमी का काम कर, 1 मिनट में काम होता था, 1 सेकंड में काम। गांव के व्यक्ति की उन तक सीधी पहुंच थी। आज बहुत टफ हो गया, आज हमारे पास पहुंच के माध्यम बहुत हो गए, लेकिन फिर भी हमसे दूरियां हैं। उस वक्त में पहुंच के माध्यम बहुत कम थे, लेकिन पहुंच सीधी थी जी। आपदा में व्यक्ति अगर कहीं जाके खड़ा हो गया ना तो उसका काम होना ही होना है। सही बात है। ये मारवाड़ में ऐसे खूंटे रहे हैं और उन खूंटों ने मारवाड़ को मजबूत करने का काम किया है, मारवाड़ को ताकत देने का काम किया। मारवाड़ के व्यक्ति की पूछ पूरे राजस्थान में है। जयपुर जाते हैं तो कहते हैं कि RJ-19 की गाड़ी देखते ही लोगों के चेहरे खिल जाते हैं और कोई पुलिस वाला हाथ नहीं देता क्या यार RJ-19 से जाने दो उसको। तो वो पैठ जो इन लोगों ने जाके कमाई है। जैसे कि आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग वायरल हैं, तो कहीं अभी कुछ ऐसे लेटेस्ट किस्से चल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है। जैसे मैं बात करूं, अभी जो सीव विधानसभा के इनके और एक भजन गायक के बीच में चल रहा है, तो ये सारी चीज़ चल रही है। उनका सवाल ये था कि आप अगर किसी इंसान की मदद कर रहे हो तो अगर वो सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे उसके अच्छे फॉलोवर्स है, तो एक नेता जाके उसकी मदद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले समय में भी ये चीज़ सही है या? मुझे ये पैसिफिक इस एपिसोड के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ये कोई पुराने द्वंद्व हैं जी। अब किस तरफ से हैं, ज़्यादा किस तरफ से हैं, कौन सही कौन गलत, मैं ये नहीं कहता, पर कोई पुराने द्वंद्व हैं जो रह के कोई शक्ल ले रहे हैं और वो हो रहा है ऐसा। तो मैं उस पर तो नहीं जाना चाहूँगा। ओके। पर आपने जो सोशल मीडिया वाला कहा है, सोशल मीडिया राजनेता के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है, लेकिन केवल सोशल मीडिया को लेकर ही कोई फैसला ले ऐसा मेरे को नहीं लगता। कि रविंद्र सिंह वाले केस में भी जो आरोप इन पे रविंद्र सिंह जी पे लगा, ऐसा नहीं है कि वो केवल सोशल मीडिया पे ही, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो उन्होंने तो खुद को साबित किया है ना भाई, कोई व्यक्ति जैसे मुझ जैसा व्यक्ति है तो मेरा ये पहला काम है कि मैं महासचिव का चुनाव लड़ रहा हूँ, लोग मुझे वोट करेंगे, पैन राजस्थान से करेंगे, तब मैं अपने आप को साबित कर पाऊंगा कि देखो ये मेरे पास प्रूफ है कि मैं नेता हूँ। रविंद्र सिंह जी नेता है, जनता की अदालत में 2 बार अपने आप को साबित किया, 3 बार इवन यूनिवर्सिटी लड़ा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो केवल सोशल मीडिया की हाँ, वो वैसा नहीं है। क्या आपको लगता है आने वाले चुनावों में कांग्रेस राजस्थान में वापसी कर पाएगी, और अगर हाँ तो कैसे? 100% करेगी। आप राजस्थान के किसी चौक चौराहे पे, गांव गली में, चौबारे पे जाके पूछ लो, राजस्थान का आम नागरिक कह रहा है कि यार अच्छी करी रे भजन लाल। हकीकत बात है ये, आप जाइए ना, आप अभी निकल जाइए, आप हर जगह यही समाचार है। तो बहुत ये धोखा किया है ये, इस मैंडेट के खिलाफ जो मैंडेट दिया है राजस्थान के लोगों ने, उस मैंडेट के खिलाफ ये काम है कि ये जो छलावा करने की जो प्रवृत्ति है ना भाजपा की, और जो अभी जो ऊपर वाली जो भाजपा है, वो बहुत ही। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ बीच में आपकी बात काट के। भजन लाल जी को सेलेक्ट किया इन्होंने, किसी को पता नहीं था कि भजन लाल जी बनेंगे, बट उसको लेके आपके दिमाग में क्या है कि क्यों बनाया होगा? या अरे आप देखो ना, उनका पैटर्न है
ये मतलब बहुत सारे लोगों के लिए तो शॉकिंग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग नहीं था। जी। मतलब भजनलाल जी का नाम जरूर शॉकिंग था, पर मुझे था कि ये ऐसा ही कोई आएगा। हाँ। लोगों ने बहुत सारे प्रोडिक्शन किए, बहुत सारे लोगों ने, यहाँ जोधपुर वालों ने भी कुछ लोगों ने सूट सिलवा दिए मोनार गवर्नमेंट जाके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं थे कभी भी उस रेस में। इनका पैटर्न आप देख लो, उत्तराखंड में देख लो, गुजरात में देख लो, हर जगह देखो ना आप इनका पैटर्न। इनको चाहिए क्लर्क आदमी, जी। बाबू किस्म का आदमी हो, यस सर यस सर, सर सर सर, यस सर यस सर, सर सर सर। बस ये कहने वाला चाहिए, और भजनलाल से बेहतर ऐसा कोई था नहीं। जी। क्या गजेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? गजेंद्र सिंह जी अपने आप को ऐसे पेश कर रहे हैं कि वो अगले अशोक गहलोत हैं, मगर आज की तारीख में ग्राउंड पे हम जब रहते हैं तो देखो, ग्राउंड पे भाजपा का कार्यकर्ता भी मिलता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी उठते बैठते हैं, तो वो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, चाहे शेखावत जी का कार्यकर्ता है या भजनलाल जी का कार्यकर्ता है या किसी और अन्य व्यक्ति का कार्यकर्ता है, जी। तो वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। वो कहता है कि यार साहब की चल नहीं रही है, साहब के लिए अभी बहुत पीड़ा वाला समय है, और साहब इस बार तो बाल बाल बच गए कांग्रेस पार्टी ने, और शायद नहीं इस तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए कि थोड़ा सा जोर और लगा होता तो इस बार साहब थे फ्री। वो अति महत्वाकांक्षाएं जो है वो ले बाकी एक चीज़ जो उनकी बहुत सकारात्मक है कि वो संप्रेषण कौशल से बहुत ज़्यादा अच्छे हुनरमंद आदमी है जी। वक्ता बहुत अच्छे। जैसे आप है ना कई युवा कार्यकर्ताओं से मिलते हो जो आपके विपक्ष में भी होते हैं, तो क्या बातें होती है? पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, जी। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। जी। तो बस यही कह देते हैं उनको। जिस दिन ये शेर समझ में आ जाएगा उस दिन हम समझ में आ जाएंगे। क्या बात है। लोग कहते हैं कि यार आप जो है वो बहुत अलग हैं, थोड़ा रिजर्व रहते हैं, हर किसी के साथ खुलते नहीं हैं, आपका सर्किल है वो भी वैसा है कि आप अच्छे लोगों को, मतलब लिमिटेड लोगों का एक्सेस है उसमें, तो रीज़न क्या है? तो मैं ये कहता हूँ कि साहब मूर्ख से मित्रता कभी फायदेमंद नहीं होती। मेरे जो दोस्त हैं जो मुझसे सब ज़्यादा ज्ञानी हैं, मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मैं उनको मित्र रखता हूँ। मैं ऐसे मूर्ख धूर्त टाइप के लोगों से मित्रता रखता ही नहीं हूँ, मेरा ये शौक ही नहीं है। मैं उनसे दूर से राम राम रखता हूँ, ना मुझे उनसे कोई काम, वो अपना काम जाने, अपना धाम जाने, मौज करें अपने जीवन में, मेरी शुभकामनाएं उनको रहती है जी। पर सगफ मेरा नहीं रहता उनसे। अगर मैं बात करूं कि आपके विपक्ष युवा नेता, बहुत सारे युवा नेता है जो विपक्ष में होंगे, कोई ऐसा नेता जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपका ये मन करता है कि यार ये कांग्रेस में होता तो मज़ा आ जाता? एक होता है ना एक दोस्त। देखो मेरा विपक्ष तो नहीं कह सकते, मेरा तो विपक्ष कोई होगा नहीं क्योंकि मैं कभी पक्ष बना नहीं, तो मेरा विपक्ष नहीं है। पर जो मेरे विचारधारा के खिलाफ वाले विचार या मेरे विचारधारा का ओपोनेंट विचारधारा में काम करते हैं, मुझे जोधपुर की राजनीति, मारवाड़ की राजनीति में अगर बात करूं तो मेरे को अरविंद सिंह जी बहुत टंग के नेता लगते हैं। अरविंद सिंह जी में मुझे अकूत संभावनाएं लगती हैं। अरविंद सिंह जी भाटी JNU प्रेसिडेंट जी, वो इसलिए लगते हैं कि वो वैचारिक आदमी है, और वो अब ये शायद बात उनको ठीक लगेगी कि नहीं, वो पहले कांग्रेस में ही थे जी। वो कांग्रेस में ही थे, अब वो यूनिवर्सिटी के समीकरणों की वजह से या पता नहीं क्यों उन्होंने ABVP ज्वाइन किया, शुभकामनाएं हैं उनको। पर अरविंद सिंह जी मुझे पसंद है। अरविंद सिंह जी मैं बहुत संभावनाएं देखता हूँ, और मैं कई बार इस गुमान में भी रहता हूँ कि वो भी बहुत अच्छे वक्ता है। अरे वक्ता भी है, वो लर्नेड मैन, वो बहुत पढ़ते हैं, उनका सब्जेक्ट था दर्शन, फिलोसफी उनका सब्जेक्ट था, तो वो बहुत प्रिय है मुझे। मैं उनसे मिला 1-2 दफ़े ही हूँ, मित्र भी शायद कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बट वो है, उनसे मुझे संभावनाएं नजर आती है जी। आपके अनुसार अच्छी राजनीति किसे कहते हैं? देखो राजनीति का जो राजनीति शब्द का या शब्द के साथ जो अन्याय हुआ है ना पिछले कई दशकों से, वो मुझे लगता है कि गैर वाजिब है, और वो हुआ उन्हीं लोगों की वजह से है जिन्होंने राजनीति के नाम पे धंधे शुरू कर दिए, करप्शन, व्यभिचार। और राजनीति का सीधा सीधा मतलब ये है कि लोक को फायदा पहुंचाओ, लोक का हित करो, लोक का कल्याण करो, जनता की सेवा। अब हुआ इसके उल्टा कई दशकों से, और कई ऐसे अधिकतर नेताओं ने ऐसे काम किए जिनका अभिप्राय ये नहीं रहा। इस वजह से
राजनीति शब्द बदनाम हो गया। बाकी राजनीति से बड़ा सेवा का काम कोई हो नहीं सकता। उसमें आपके पास अकूत संभावनाएं होती है कि आप किस किस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। अगर कोई बहुत बड़ा भामाशाह बैठे और यूँ पैसा बांटना शुरू करे तो वो कब तक बांट पाएगा? सही बात है। थक जाएगा ना, वो थक जाएगा, उसकी एक पीढ़ी थक जाएगी, कोई ना कोई तो थक ही जाएगा। लेकिन राजनीति एक ऐसा काम है जहाँ आप बैठ के जनता की अभूतपूर्व सेवा कर सकते सेवा कर सकते हैं। अभी हमने सारी बातें करी पॉलिटिक्स को लेके, नेताओं को लेके। अभी हम थोड़ा वापस आते हैं, समाज पे कुछ चर्चा करते हैं। तो समाज के बारे में कुछ बताइए। आपका समाज जो रबारी समाज है, रायका समाज है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, समाज के बारे में ये है कि बहुत प्राचीन समाज है जी। बहुत प्राचीन समाज है और लोक कथाओं में, दंत कथाओं में ऐसा जिक्र मिलता है कि महाभारत काल के समय भी उनकी उपस्थिति रही। इस्लाम से पूर्व में हम अरब के किसी ट्राइब के रूप में थे और वहाँ से हम चलकर आए। जी। 300-400 सालों की यात्रा रही, भारत तक पहुँचे। अलग अलग बातें हैं, लेकिन अगर मैं आधुनिक इतिहास की बात करूं तो आधुनिक इतिहास में इस समाज ने बहुत कष्ट झेले, बहुत पीड़ाएं सही। बहुत पीड़ाएं ऐसे सही कि एक तो जब इस विश्व भर की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था, उस वक्त हम सबसे ज़्यादा अच्छे थे, हमारा गोल्डन पीरियड था। जैसे ही लोकतंत्र आया और लोकतंत्र आने के बाद अर्थव्यवस्था के आधार और दूसरे हो गए, आधुनिकीकरण का फैलाव हुआ, तो ये पशुपालन जो है वो पिट गया। अब ये स्थिति है कि जंगल का जीव है, जंगल में विचरण करता है, जंगल में सो जाता है, धरती उसका बिछौना है, आसमान उसकी ओढ़नी है। इस तरीके का जीवन है, बहुत कठिन जीवन है, बहुत दुष्कर है। उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, हजार तरह की घुमक्कड़ प्रवृत्ति के अधिकांश घुमक्कड़ प्रवृत्ति की है। कोई गाय लेके बाहर जाते हैं, कोई भेड़ बकरियां बाहर लेके जाते हैं। मतलब ये माना जाता है, मैंने सुना है, ये माना जाता है कि रबारी या रायका ये क्या करते हैं ना, जैसे कि मालवा जिसे बोलते हैं, एमपी साइड का जो एरिया है, अगर यहाँ जाते हैं तो 6 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए अगर घर से बाहर है तो वो वहाँ से जाके फिर वापस आते हैं, वहीं डांग रखते हैं, वहीं अपनी गेड़ियाँ वो रखते हैं, भेड़ बकरियाँ रखते हैं, वहीं बाड़े बना लेते हैं, रहते हैं। फिर 4 महीने यहाँ आते हैं ज़रूरी काम से, बच्चों की शादी है, परिवार में कोई शादी है, कोई बड़ा त्यौहार है, ये है वो है, तो 4 महीने साल में यहाँ रहते हैं, बाकी वहीं रहते हैं, उनका पूरा परिवार साथ रहता है। आजकल तो कम्युनिकेशन, ये मोबाइल्स वगैरह आ गए हैं तो ईजी हो जाता है जी। पहले जब अगर वो कोई कम्युनिकेशन ऐसा था नहीं, कम्युनिकेशन नहीं था, तो ये कैसे सरवाइव करते थे, कैसे? एक व्यक्ति को चुनते थे, वो 5-10 लोग ऐसे अलग अलग भेड़ों वाले जी, वो एक व्यक्ति को चुनते थे, उसको लंबड़दार कहते थे। तो वो लंबड़दार सारी सूचनाएं लगता था, वो आगे आगे चलता था, सूचनाएं देता देता चलता था, और वो बताता था कि उस जंगल में जाओ, वहाँ पानी की व्यवस्था भी ठीक है, वहाँ रात को स्टे करने के लिए भी बढ़िया है, ये पूरी व्यवस्था थी। क्या बात है, ये होता था, ये होता था, आज भी होता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता है। लोगों को बस यही पता रहता है कि रबारी और रायका की बात करें तो लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि परसों भोजन में क्या खाया था। स्मृतियों का दोस्त तो बहुत हो गया है जी। ये राजस्थान में ही है, और भी राज्यों में? राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ज्यादा बोलूं तो बहुत है गुजरात राजस्थान में। गुजरात राजस्थान में इतिहास बहुत बहुत व्यापक है जी। ऐसा कहते हैं कि हमने जैसलमेर त्याग दिया था। हमारे महिलाओं के जो वेश हैं उसमें काला वस्त्र होता है, तो जो हमारी महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि हमने उस दिन से वो शोक मनाना शुरू किया जिस दिन से जैसलमेर को त्यागा। 2 बेटियां थी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। ये बहुत पुरानी बात है, शायद 11वीं शताब्दी के आसपास की, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर 11वीं शताब्दी के आसपास। तो उसके बाद जैसलमेर को त्याग दिया, और पारंपरिक जो रबारी लोग हैं वो आज भी जैसलमेर की जो सीमा थी उस सीमा में पानी नहीं पीते। ओहो, आज भी। मतलब क्यों हुआ था ये, कुछ अगर बताना चाहें तो? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो चलो फिर कभी चर्चा करेंगे इस पे। रबारी समाज को बड़ा पिछड़ा वर्ग माना जाता है। आज के समय में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है, क्या लगता है आपको? आज के दौर में चुनौतियाँ ये है कि एक तो क्या है कि हम व्यवसाय के दोराहे पे खड़े हैं। हमारे पास जो बाकी लोगों के पास जो परंपरागत व्यवसाय थे, जैसे सुथार कम्युनिटी के पास
लकड़ी का काम था, तो उन्होंने उस लकड़ी के काम को इंटीरियर डिजाइनिंग का नाम दिया, नए तरीके से फ्रेम किया, वो काम आ रहा है, नए तरीके में, नए तरीके से आ रहा है। बाकी तमाम लोगों के काम जो है वो कोई डेवलप अगर हो गए कोई जी। अगर दर्जी का बेटा था तो वो फैशन डिजाइनिंग का काम में आ गया, वो 50 चीजें हैं, लेकिन हमारा वाला काम इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पशुपालन को आधुनिकीकरण से नहीं जोड़ा गया। जो एक अर्थव्यवस्था का आधार सदियों से रहा, उसको इन सरकारों ने गौर नहीं किया, उस पर कोई पॉलिसियाँ नहीं बनाई, क्यों गौर नहीं किया, तो वो रह गया काम। अब आज की डेट में ये है, मोदी जी यूएन जाते हैं, बहुत बड़ी सेंचुरी अनाउंस करके आ जाते हैं, दूसरे दिन जो जंगल थे, जो गोचर थी, उस पर तारबंदियाँ खिंच जाती है, कहते हैं कि आज के बाद रबर यहाँ दिखा तो शॉट मारेंगे, डंडे मारेंगे। तो वो कहाँ जाए बताओ आप? जो गोचर उसके लिए रिजर्व थी, जो ओरण उसके लिए रिजर्व थी, अब वो जाए कहाँ? अपनी भेड़े बकरियाँ गायें लेके कहाँ जाए, कहाँ चले बताओ? आपकी जो जमीन है मालिकाना हक वाली, उस पर तो आप अपनी किसी की भेड़ बकरी क्यों घुसने दोगे? वो तो आप पट्टाधारक हो, आप खातेदारक हो, आप नहीं घुसने दोगे। सरकारी जमीन या जो भी ओरण गोचर जो था उसी में चलाते थे। अब वो जगह खत्म हो रही है, ये जा जाके बड़ी बड़ी सेंचुरी अनाउंस कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हमारे, अब मेरी बात सुनो, ये सरकार इतनी मूर्ख है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वसुंधरा जी ने एक फैसला लिया, अब कल्पना करना, आप देखना मतलब इस बात को। वसुंधरा जी ने एक निर्णय किया कि भाई ऊँट को हम राज्य पशु बना रहे हैं। ठीक है साहब, आप लोगों के जैसे बाकी तमाम जो शहर में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पैंट शर्ट वाले, बहुत खुश हुए, अरे वाह क्या बात है, वसुंधरा जी ने ऊँट को जो है राज्य पशु घोषित कर दिया जी। अब उस ऊँट के राज्य पशु बनने की वजह से क्या नुकसान हुआ पता है आपको? क्या हुआ? ऊँट का बाजार खत्म हो गया। ऊँट का जो पालन करता है उसकी आजीविका का आधार ऊँट था। वो ऊँट को संवर्धित करता था, उसका संवर्धन करता था, उसको बचाता था, उससे जो चीजें, उसका जो व्यवसाय चलता था, सही उसके ऊन को पहले मेलों में बेच भी सकता उसके था। ऊन को तो आपने पहले से खत्म कर दिया, बहुत पहले से। ऊन के दाम की स्थिति आज देख लो, ऊँट का जो ट्रेड होता था वो खत्म कर दिया आपने। आप पशु मेलों की हालत जाके देख लो, आपको ऊँट मिलेगा ही नहीं। उसकी नाक में रतुनी नहीं डाल सकते, उसको पाल नहीं सकते, उसे नहीं कर सकते। तो ये जो क्या है, क्या फायदा हुआ है, किन का फायदा करवाना चाहते हो? सही बात है। बगैर मतलब कि बगैर रिसर्च की, शोध की, ये लोग पॉलिसियां लाते हैं। इनको पता ही नहीं है क्यों, क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी एक जैसलमेर में भी एक आंदोलन हुआ था ओरण की भूमि को लेके। बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ, और वो लोग मुझे इतने बड़े क्रांतिकारी लगते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपके दौर में, मेरे दौर में, आज के इस दशक में बहुत प्यारे लोग हैं, भगवान के दूत हैं वो लोग, जो ओरण बचाने की बात कर रहे हैं। ओरण से हमारी मान्यताएं जुड़ी हुई है। अब बादलिया मेरी कुल देवी है, मैं जाता हूँ, सैकड़ों बीघों में ओरण पड़ा, और क्या फलित हो रहा है, ऐसा लगता है कि ईश्वर का बहुत सुंदर सा बगीचा है जी। माँ भगवती ने यहाँ आके खुद बाग लगाया है, और प्यारी प्यारी गायें वहाँ विचरण करती है, बढ़िया खाती है, बढ़िया पीती है, कितना आनंद आता है। खेजड़ी को लेकर जो आंदोलन विष्णु का चला, कितने प्यारे लोग हैं ये लोग, कि भाई साहब उन्होंने उस आंदोलन को चला, उसके बावजूद भी सरकारों के कान पे जू नहीं रेंगने, या भजन लाल जी के कान पे जू तक नहीं रेंगने। क्या मजबूरी क्या आपकी? सही बात है। वो लोग 50-100 लोग यहाँ से जैसलमेर से ठेठ पीछे बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर तनोड़ से चलकर पैदल चले, और वो जयपुर पहुंच गए। क्या आपको लगता है सरकार की योजनाएं जो अपनी समाज को लेके है वहां तक नहीं पहुंच पाती, या जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती? पहली बात तो योजनाएं नहीं है, ये सरकार तो बिल्कुल डिठल्ली सरकार है, इसके पास कोई योजना ही नहीं है। बहुत लंबे समय से लोग आंदोलनरत हैं, इसके पास कोई योजना नहीं, इसके पास कोई रोड। मैं तो तरस आता है सर, ये तो दुर्भाग्य है इस राजस्थान का। आप इस राजस्थान के इतिहास में से ये 5 साल निकाल देना ये जो भजन लाल जी वाले 5 साल हैं, इसको निकाल ही देना। इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, ना तो भाजपा का किसी कार्यकर्ता का कोई काम हो रहा है, ना कोई किसी का नहीं हो रहा। जनता के हित की तो छोड़ो आप। अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहले क्या करेंगे अपनी समाज के लिए या राजस्थान के लिए? सीधी सी बात है कि राजस्थान में अगर सत्ता में कांग्रेस आती है, और मैं उसमें कहीं कोई मेरा रोल रहता है, जब ये कल्पनाएं करी गई लोकतंत्र की, जब ये कल्पनाएं करी गई सत्ताओं की, जब ये कल्पनाएं करी गई सरकारों की, तो ये पुख्ता तौर पे कहा गया, लिखा गया कि सरकार का, सत्ता का ये काम होगा कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क योजनाएं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुफ्त में मुहैया करवाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, शिक्षा की आदमी कब थकता है, तो मैं ऐसे काम करने के प्रयास करूंगा जिसमें आम व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं हो जब उसके ऊपर आपदा आ जाए,
जब उसे अपने औलाद को पढ़ाने के लिए काम करना हो, पढ़ाना हो, तो वो अपनी जेब की तरफ नहीं देखे, सरकार ये जिम्मेदारी उठाए, सरकार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, तो ये काम करेंगे। जी। 27 अगस्त 2023 महाकुंभ हुआ था। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर होता है, ईश्वर की उपस्थिति को मैंने बहुत भीतर से महसूस किया उस दिन, जब वो इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक आदित्य कार्य जो है मतलब संपन्न हुआ और उसमें मेरा अहम रोल रहा। उसका मुझे इतना गौरव है कि अपने जीवन में मेरी नस्लें अगर मुझे याद करेगी, मेरे मित्र अगर मुझे याद करेंगे, तो ये एक दिन मेरे जीवन काल के अंदर अलग से अपनी महक छोड़ेगा। मुझे महसूस किया जाए खुशबू की तरह, मैं कोई शोर नहीं जो सुनाई दूंगा, तो ये खुशबू है जी। इसकी महक सुनते ही मैं आत्ममुग्ध हो जाता हूँ। जी। मुझे लगता है कि जीवन में पर्याप्त किया है, जितनी भी यात्रा करी है उसमें ये बहुत अद्भुत काम था, मैं उसका निमित्त बना। जी। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया इस काम को करते हुए। 60 दिन हमने बहुत अथाह मेहनत करी, और मतलब ये आप समझो कि उस दौर की बात बताऊं, मेरी छोटी बहन जो बाहर पढ़ती है वो घर आई हुई थी, और हम लोग उस पूरी भागा दौड़ में भाग रहे थे। मेरा ये शेड्यूल था, सुबह 6 बजे निकल जाता, शाम को 11 बजे 10 बजे पहुंचता, खाना खाया सो गया, सुबह जल्दी निकल गया, खाना बना हुआ वो तो खा लिया, नहीं तो चले गए। तो तीसरे दिन मुझे पता चला कि वो घर में आई हुई है और उसको आए हुए 3 दिन हो गए। जी। और वो जब मिली तो मैंने कहा अरे तू, तो बोले 3 दिन हुआ है आया ने। अरे यार गलती, मतलब मैं उस तरीके से डूब गया था उस काम को लेकर। और तमाम लोग, मतलब मेरे साथ करीब, हमारे साथ मतलब पूरी टीम थी, 25-30 लोग पूरे ही इसी काम में डूब गए। तो बहुत शानदार काम रहा। और सुनो, 5-6 लाख लोगों के बारे में प्रेडिक्शन रहा प्रशासन का कि लोग इकट्ठा हुए, पूरा शहर जाम था, पूरा शहर लाल लाल हो गया, लाल साफे थे। और लोगों ने ये कहा कि भाई इतना बड़ा रेला हुआ, एक भी व्यक्ति को नाखून को, मतलब नाखून जितनी चोट नहीं आई, हानि या किसी भी प्रकार का कोई ऐसी कोई सूचना नहीं आई ठेठ तक। आपका राजस्थानी लोकगीतों को लेके भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। बहुत बहुत, मैं तो, मेरे बहुत पसंदीदा भजन गायक रहे हैं लोग, मेरे पसंदीदा लोक गायक रहे हैं, लोकगीत को बहुत सुना है। एक स्पेशली जुरावा गीत करके एक आता है, बिल्कुल लोकगीत, बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बताइए। जुरावा दरअसल एक परंपरा रही है इस लोकगीत की, जिसमें करुणा, वेदना, भावों को जो उन गीतों में दर्शाया गया है। और सबसे बेहतरीन जुरावा गाया है, ये फलोदी के पास एक गांव पड़ता है, बड़ी सिड, या शायद कोई कान सिंह की सिड या बड़ी सिड गांव नाम है। वहाँ पे एक भजन गायक हुए अनुपराम सैन, अभी शायद वो जिंदा हैं या ईश्वर को प्राप्त हुए पता नहीं, पर उनका जो जुरावा गाया हुआ है, मैंने पहली बार मेरी दादी को वो सुनते हुए देखा, फिर बचपन से उसको सुना देखा, तो मुझे बहुत कर्णप्रिय है। और वो मैं कहता हूँ कि उस गीत को अगर आप एक बार समझ लें, मान लें, और अगर आपको ज़रा सा भी आप में संवेदनाएं, भावनाएं जीवित है, तो आप अपने आप के अक्षु बहने से रोक नहीं सकते। इतना प्यारा गाना है, मोस्टली बहन और भाई के बहन और भाई के प्रेम को लेकर गीत है, और उस वक्त के हालात को लेकर गीत है कि वो क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है, भाई संपन्न घर से, बहन किसी गरीब घर से भेजा हुआ है। तो वो मतलब वो जो दंश रहा कि हमारे यहाँ, अब कितनी प्यारी बातें लोक ने कही है कि उड़ घर दीजिए बाबलिया जिनगर संडलियाँ होए रे, अड़गारा मोजा नेड़ा करे तेरी लांबी तरसड़ियाँ होए रे। तो ये कितनी प्यारी बातें लोक ने कही है, और लोक ने उस वक्त के दर्द को गाया है, इतना प्यारा गाया है। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया भर का लोक संपन्न होगा, लेकिन मुझे इसकी आत्ममुक्तता है कि मेरे मारवाड़ का, मेरा जो राजस्थान का लोक है वो इतना संपन्न है, इतना प्यारा है जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं। और एटलीस्ट आप इन लोगों का साहब हमने गला घोटा है, इन लोगों का हमने गला घोटा है, अनुपराम सेन जैसे लोगों का, चंपा मेथी जैसे लोगों का, सादी खान जैसे लोगों का। और आप ये पोखरण के पास एक गांव है लवा, वहाँ एक कलाकार हैं जमाल खान, और दूसरे उनके साथी कलाकार हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने जो ये निर्गुणी भजन गाया है इसका, राजा भरतरी का, कितना प्यारा, वही सफल कमाई महाराज फकीरी धारी, कितना प्यारा गया और इतना अद्भुत गाते हैं। ये आज के वक्त देखो आप प्रकाश भाई, ये ऐसा दौर है
ऐसा समय है कि इस दौर में हमको ये सिखाया गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फला जाति का, ये फला जाति का, ये ऊंचा, ये नीचा, ये वो। लोग हमारा हमसे ये कहता है कि भाई कोई जातियां नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ईश्वर एक है। सही बात है। पूजा के तरीके अलग अलग हैं। हमारे हम तो रामसा पीर बाबा रामदेव की धरती पे पैदा हुए हुए लोग हैं। हम कैसे अलग अलग, हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हमको कोई कैसे तोड़ सकता है? सही बात है। वो आप देखो कि जमाल खान निर्गुणी भजन गा रहा है राजा भरतरी के, और वो राजा भरतरी जो आपकी नाथ परंपरा के सबसे बड़े राजा हुए, गोरखनाथ जी का शिष्य है। सही बात है। कितनी प्यारी ये बातें हैं, और हम उनको बुला लोक के, गीतों का तो अलग ही आनंद है सर। बहुत राजस्थान प्यारा। इसीलिए आज के दौर में पिछले दिनों मैं एक भजन गायक के साथ बैठा था, तो भजन गायक जो है मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने, अब वो क्या है कि वो मेरी बहुत तारीफ करते हैं, और उनकी ये अपेक्षा रहती है कि मैं भी बड़े मंच से, या मैं कभी पब्लिक में, अब होता है कहीं जो आदमी थोड़ा बहुत कुछ रहता है अधूरा सा, जिसको जी। लगता है कि भाई मैं भीतर से अधूरा हूँ या पूर्णता नहीं हूँ, तो उसको ये रहता है किसी एक व्यक्ति की वो चाहिए होती है स्वीकारोक्ति, कि भाई ये मेरे को स्वीकार कर लेना तो मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाए। तो वो मेरी स्वीकारोक्ति चाहिए थी उसको। तो मेरे पास बैठ के हो गया, यार क्या हुआ है बताओ ना। मैंने कहा यार तुम बहुत खराब लोग हो। कैसे? ऐसे ही मजाक करते करते बहुत गंभीर हो जाता हूँ मैं। कई बार कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम बहुत खराब लोग हो। बोले कैसे? मैंने कहा आज से, वो भजन गाएगा, मंच ये भजन कलाकार है, मैंने कहा आज से 100-200 साल बाद जब कोई लड़का उठेगा और कहेगा कि आज से 100 साल पहले मेरे बुजुर्ग कैसे थे, और वो आएगा यूट्यूब पे, इंटरनेट पे या कहीं पे भी, और वो तुमको देखेगा कि उस वक्त मंच परंपरा कैसी थी, लोक संगीत की, लोक भजन की क्या परंपराएं थी, कैसे भजन रचे जा रहे थे, कैसे गाए जा रहे थे, तो वो जब तुमको देखेगा ना तो वो कहेगा छी 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 छी, ये क्या है, ये क्या है? तो तुम इस पूरी सदी का नुकसान कर रहे हो। सही बात है। तो जो सार्वजनिक जीवन में है, चाहे किसी फील्ड में है, चाहे भजन गायक है या चाहे कोई भी कैसा भी है, उसकी जिम्मेदारी दोहरी है, उसकी जिम्मेदारी डबल है। उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसको गंभीर रहना पड़ेगा, उसका अपना गंभीर्य बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि स्टेज के ऊपर अगर कोई भजन गा रहा है तो वो सिर्फ भजन गा ही नहीं रहा है, उसके पीछे बहुत सारे वो संदेश भी दे रहा है। बहुत सारे संदेश। पहले जो हमारा जो जागरणीय जो कार्यक्रम हुआ करते थे, उन कार्यक्रमों में ये रहा कि लोगों के शास्त्रार्थ थे। लोग आते थे, एक भजन गाते थे, 4 लाइन का 5 लाइन का भजन गाया, और उसमें 2 घंटे लगाते थे उसको अर्थाने में, उसको समझाने में, और बीच में से कोई बुजुर्ग उठता था साफे बड़ा, ए भाई रोक और यूं बता की कर। सही बात तो है। वो बताता था उसकी, और वही भजन गाता था मंच का कलाकार या जो कलाकार होता था, वो ये वही भजन गाता था जिसमें वो पूरा ही जानकार है, वही भजन गाता था, वही भजन गाता था, और वो जानकारी लेके गाता था। आज तो क्या है कि बाल लंबे बढ़ा लिए और बढ़िया यूं यूं करना आ गया, और वो मंच पे चढ़ गए, अपने आप को कह दिया भजन सम्राट, फलाना सम्राट, ये सम्राट। रबारी समाज के युवाओं के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? मेरा ये मैसेज है, रबारी समाज नहीं, इवन सारे लोगों के लिए, मेरे को जो सुनना चाहते हैं सुनते हैं, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, अपने प्रति हमेशा सच्चे बने रहना चाहिए। अपने आप से जो झूठ बोलता है ना व्यक्ति, खुद से जो झूठ बोलता है वो कहीं का नहीं रहता। खुद को अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन बराबर करते रहना, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना, खुद को किसी भ्रम में नहीं रखना, और अपने कुनबे का, अपने परिवार की या जो अपने समाज की जो निष्ठा है उसको बना के रखना है। मेहनत में यकीन करना है, मेहनत के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, किसी भी क्षेत्र में रहेगा। और खुद से ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया से तुम ईमानदारी रख पाओ या नहीं रख पाओ वो ठीक बात है, खुद से ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? मैं जहाँ हूँ, आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं आज महासचिव का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज से 5 साल पहले नहीं सोचा था कि मैं महासचिव का चुनाव लड़ूंगा। जो तय होता है ना सर, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं फला समय पे एमएलए बन जाऊंगा, मैं फला समय पे एमपी बन जाऊंगा, मैं कहता हूं कि वो नहीं बोल रहा, उसका अहम बोल रहा है। कोई कुछ नहीं बन सकता, और कोई किसी की क्षमता नहीं है कि कोई कुछ बन जाए। बनाता है ईश्वर, बनाती है नियति, बनाती है प्रकृति, बनाती है माँ भगवती। किसी के चाहने से कोई कुछ नहीं बन सकता। बनीलाल ने चाहता कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? नहीं चाहता ना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी के चाहने से या प्रायोजन करने से कुछ भी नहीं होता। जो
तय है वो ईश्वर है, और वो ईश्वर आपको सतत मार्ग बताता रहता है, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, और वो चलाता है। सही बात है। और व्यक्ति चलता है। अभी एक लेटेस्ट किस्सा बताऊं, एक वीडियो वायरल हुआ है इन दिनों। एक प्रदीप शर्मा करके पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि कोई एक कथा में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, कथा का बड़ा पंडाल था, बड़ा कार्यक्रम था, उसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। वीडियो में कहा, सोशल मीडिया पे, कथा में ड्यूटी लगी हुई थी, और ड्यूटी के दौरान उन्हें अचानक से बहुत तेज भूख लगी। वो कह रहे मैं खाना खा के आया और मेरे को बचपन में जैसी भूख लगती थी वैसी भूख लगी। 50 साल के व्यक्ति है वो, ये कह रहे हैं मेरे को अचानक से भूख लगी, मैं भीड़ से बाहर के बाहर गया, ठेठ बाहर गया। बाहर जाके देखा एक महिला है, जो बुजुर्ग महिला है, और अथाह भीड़ में वो फंसी हुई है, अंदर जाने की कोशिश कर रही है। मैं बाहर जाके कुछ खा के वापस आया तो अब भी वो वहीं खड़ी थी। तो मैंने कहा कि मैं माँ साहब ने अंदर ले जाऊँ, तो वहाँ क्या है कि VIP एंट्री थी और पासेस वाली एंट्री थी, तो मैं उनको अंदर लेके गया। मैं तो पुलिस अधिकारी था, तो मैं ले गया अंदर और फिर बिठाया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा माता जी आप कहो तो ये मेरे नंबर रख लो, आप कल अब और आना चाहो तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आपको अंदर बुला लूँगा। तो उस माता जी ने बोला, आज तेरे को किसने बुलाया? मैंने फ़ोन किया था कि तेरे को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कब कहाँ कैसे पहुँच जाओगे, ये भगवती मातेश्वरी महादेव तय करता है, आप तय नहीं करते हो। एग्जैक्टली। ईश्वर तय करता है, नियति तय करती है, प्रकृति। ये आज हमारी बात करना, आपके साथ मेरी भेंट मुलाकात होना तय था। ईश्वर ने तय किया था, नियति ने, प्रकृति ने तय किया था, तब हुआ है। ऐसे ही संभव नहीं था। सब लिखा है जी, सब होना तय है बस। रविंदर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल, ये दोनों वायरल नेता है एक तरीके से, मैं मानता हूँ। आपका क्या कहना है इनके बारे में? देखो, वायरलिटी एक अलग विषय है, लेकिन ये दोनों, मतलब मैं अगर रविंदर सिंह की बात करूं तो रविंदर सिंह ने 2 बार खुद को साबित किया, मैंने पूर्व में भी आपको बताया। और बहुत बड़ा वर्ग है जो रविंदर सिंह जी में अकूत संभावनाएं देखता है, और 2 दफ़े उन्होंने अपना मूल्यांकन भी करवाया जनता की अदालत में, और उसमें वो पास हुए जी। ठीक है, एक बार उनको शिकस्त मिली, बट वो 6 लाख बड़ा वोट बैंक लेके आए। बीजेपी की जैसी राष्ट्रीय पार्टी, इतनी ताकतवर पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने 3रे नंबर पे ढकेल दिया जी। बेनीवाल अपने आप में बहुत ही बड़ी आइडियोलॉजी है। ओके। बेनीवाल इस राजस्थान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और प्रासंगिक व्यक्ति है जी। मैं एज एन राजस्थान के सिटीजन कह रहा हूँ, मैं एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर नहीं कह सकता, ये टेक्निकली अगर आप उसको तो बात, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो है वो इस प्रदेश की राजनीति के अभिन्न अंग हैं, और उनका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो जिस तरीके से खुला जनता के हितों के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने का, लोहा लेने का, दबंग नेता बोल सकते हो, जो उनके भीतर, दबंग नेता तो क्या है, आजकल बहुत कोई बोल देता है, किसी को फोन करके धमकी दे रहा, तो वो दबंग नेता नहीं। दबंग नेता का तात्पर्य है कि वो जनता की जायज बात को लेकर बैठे और उसको पूरा करके उठे। हनुमान बेनीवाल अगर किसी चौक चौराहे पे, किसी हाईवे पे जाके बैठ गया ना, तो किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि वो, बड़े से बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूँ, आम पुलिस वाले की तो नहीं होगी, बड़े से बड़े अधिकारी की भी ये ताकत नहीं है कि वो बेनीवाल जी का हाथ पकड़ के कह दे कि आप यहाँ से उठ जाओ वरना हम लाठी चला देंगे। अब एक भी आंदोलन हनुमान बेनीवाल जी का मुझे बता दो जिसमें, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, जिसमें उन्होंने आंदोलन किया हो और हनुमान बेनीवाल जी को या उनके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया हो, उन पर लाठी चली हो। क्या आपको लगता है कि मतलब ऐसे नेता कांग्रेस में होने चाहिए? देखो, मेरी शुभकामनाएं हैं। देखो, विचारधारा, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे दुनिया के जितने भी अच्छे नेता हैं वो सारे कांग्रेस में आए और कांग्रेस में रहे कांग्रेस पार्टी के लिए, पर सबकी अपनी अपनी वो पॉलिटिक्स है, वो एक अलग विषय हो गया। मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाह रहा, मैं उनकी विचार, उनके व्यक्तित्व, उनके औरे की बात कर रहा हूँ। जो उनका आइडिया है, आइडियोलॉजी जो आइडियोलॉजी वो मुझे बहुत हमेशा आकर्षित करती है जी। क्या आपको लगता है राजस्थान में एक राजनीति की नई लहर चलने वाली है या आने वाली है? जाहिर सी बात है, परिवर्तन तो होगा, तय है परिवर्तन के लिए तो लोगों ने कमर कस ली है, लोग बहुत उकताए हुए हैं। देखो, आप किसानों के मुआवजे नहीं आ रहे, ये केसीसियाँ नहीं आ रही,
लोगों की पेंशनें नहीं आ रही, नौकरे जो बैठे हैं गांव में, जाओ ना, आप बात करो किसी से, कि ऐसा राज की करे। राज का मतलब क्या है उनके लिए? उनके लिए राज का मतलब है जो बूढ़ा आदमी बैठा है 70 साल का, 60 साल का, 80 साल का, उसके लिए बैठ के हता ही करना है। बेटे पोते कमा रहे हैं, दाढ़ी रोटी ला रहे हैं, तो उनके लिए वो है कि 2,000 रुपये जो पेंशन वाले आते हैं वो उनके जेब खर्ची के हो जाएं। छोटा मोटा फैशन करते हैं, बीड़ी पीते हैं, या कोई जाना है, कोई भाड़ा है, खर्चा है छोटा मोटा, कोई बहन बेटी आ गई उसको 150 रुपये देना है, कोई छोटे बच्चे मिलकर उनके लिए टॉप, उनका वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये जो उनका महीने का वही है। तो वो बंद कर दिया इन सरकारों ने, बीच में रोक दिया था इन्होंने। तो ये बहुत वैसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं है ये मामला। चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत लेके आया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। 25 लाख, देखो आदमी थकता कब है? आदमी थकता है कि अचानक से आप और मैं मिडिल क्लास लोग, हम कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से परिवार में कोई ऐसी बड़ी बीमारी, कोई बड़ा मर्ज आ गया, ईश्वर ना करे वो जाए, तो कहाँ जाएंगे अपन? सही है। तुरंत प्रभाव से सोचेंगे कि अरे यार कोई पॉलिसी ली हुई है कि नहीं ली हुई है, पॉलिसी में क्या क्या क्लेम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे ना। लेकिन अशोक गहलोत ने राजस्थान के नागरिकों को ये आश्वस्ति दी कि 25 लाख तक का अगर तुम्हारे इलाज होगा तो वो सरकार कराएगी। और ये सरकार आते ही क्या करती है, उसको 5 लाख कर दिया। अभी सर हमने काफ़ी सारी बातें की, तो वापस मैं थोड़ा पारिवारिक जीवन पे आना चाहता हूँ कि आपकी दिनचर्या बोल दूँ, या आप बिजनेस क्या करते हैं, या काम क्या रहता है आपका? अगर नॉर्मली अगर आप अपने घर पे हैं तो परिवार में कौन कौन लोग हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। मेरा पारिवारिक छोटा परिवार है हमारा। मतलब मेरे माता पिता जी हैं, हम तीन बहनें हैं, एक भाई हूँ मैं, और एक प्यारी सी बेटी है, पत्नी है। मेरा ऑक्यूपेशन, मैं रियल एस्टेट के काम में हूँ पिछले 15-16 साल से, और अभी कंस्ट्रक्शन का वाला काम अपने मित्र के साथ किया है शुरू। ये ऑक्यूपेशन है, बाकी समाज में आना जाना रहता है। हाँ, अब ये बात है कि तमाम लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि भाई राजनीति जो है पैसे का खेल है। राजनीति तो बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के लोग हैं। हम जो सपना लेकर निकले हैं उसको अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल करना चाहते हैं। ना हमारे पीछे कोई पूंजीवादी परिवार है, ना हमारे ऊपर कोई पूंजीपति का किसी का हाथ है कि भाई वो हमें वो कर रहा है। जो किया है खुद की मेहनत से, खुद के 5 उंगलियों से, हाथ से किया है। सही है। जो बनाया है वो भी हाथ से बनाया। परिवार के पास कुछ था भी नहीं तो कोई सिकवा भी नहीं है कि कुछ दिया नहीं। जो दिया है वो मनोबल दिया है, जो दिया है वो संस्कार दिए हैं, इतना काफ़ी है। जो दिया है वो परंपरा दी है। सही है। इसके अतिरिक्त परिवार से कुछ हासिल नहीं है। हाँ, परिवार का सपोर्ट बहुत है। सब लोग परिवार के लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति करने निकला है उसको सहयोग करो। सुबह 4 बजे उठकर, अगर मेरी एक आदत है, मैं सुबह अगर घर से 4 बजे निकल रहा हूँ, 5 बजे की ट्रेन है ना, तो 4 बजे मुझको खाना चाहिए। अरे, और गर्म खाना चाहिए। मैं भूखा घर से नहीं निकलता। तो मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी चाची, इवन सारे लोग मेरे को मेरे उस स्वभाव को जानते हैं। अगर मेरा सुबह निकलने का है तो वो 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, 4 बजे खाना रेडी करके मेरे को 5:30 5 बजे रवाना करेंगे। तो वो एक रहा है। परिवार में अटूट प्रेम, बहुत सकारात्मक माहौल रहा। और जीवन में आदमी की पूंजी परिवार होता है। वही होता है जी, सही बात है ना। जहाँ आप जैसे हैं वैसे आपको स्वीकार किया जाएगा और हर मोर्चे पे आपको सहयोगी मिलेगा जी। परिवार और मित्र जो हैं वो अगर एकदम बढ़िया दुरुस्त हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है, तो आदमी का जीवन स्वर्ग जैसा है। तो मैं अभी उस अनुभूति को कर रहा हूँ कि परिवार और मित्रों की तरफ से मैं बहुत संपन्न आदमी हूँ। संपन्न आदमी। बाकी ये जो आर्थिक वाली बातें हैं उस मोर्चे पे मैं अभी संघर्ष। अक्सर लोगों को यही लगता है सर कि अगर कोई राजनेता या राजनीति में आने वाला इंसान है, वो पैसों से इतना संपन्न होता है ना कि उसको तकलीफ नहीं होती और वो सारी चीजें। उस मोर्चे पे पूरी तरह संघर्ष कर रहे हैं और ईश्वर करेगा। मुझे पता है कि सारे रास्ते ईश्वर खोलता है, तो वो सारी चीजें देख लेगा ईश्वर। बहुत बढ़िया सर, हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा हो सब कुछ। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, अगर आप यूथ कांग्रेस के पद पर आते हैं, क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? मेरी समझ के अनुसार मैं ये कोशिश करूँगा कि इस प्रदेश में युवाओं के अधिकारों की रक्षा हो। इस प्रदेश में जो फांसीवादी ताकतें हैं वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हकों पे, अधिकारों पे, आदिवासियों के हकों अधिकारों पे किसी प्रकार का कोई काम कब्जा नहीं करे, उनके लिए कार्य करूँगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी बातें हुई हैं ये जनता तक पहुँचे। अवश्य जरूर पहुँचेगी। आपका लोग माध्यम इन सारी चीज़ों को
आपका माध्यम बहुत प्यारा माध्यम है, और आपने जो ये आपके सवाल करने का तरीका, आपके रिसर्च करने का तरीका, और उसके बाद जो आपने जो सवालात बनाए हैं, जी, तो वाकई बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर थे, और बहुत आनंद आया। थैंक यू सो और मच मुझे आपको पधारने के मैं लिए। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे लाइक करें। आप वीडियो किन के साथ चाहते हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।